चलिए इस क्लास में हम लोग माउंटेन पढ़ेंगे, उत्तर भारत का पर्वत, माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। उसमें आज का टॉपिक है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, तो हिमालय का काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस भारत देश के लिए। आप जानते हैं कि दक्षिण से आने वाली मानसून की जो हवाएं हैं, दक्षिण से आने वाली जो मानसून की हवाएं हैं, उन हवाओं को रोक देती है हिमालय इंडिया में ही, और इंडिया में भरपूर बारिश कराती है, जिससे भारत एक कृषि प्रधान देश बन जाता है। इंडिया इज एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री बिकॉज मानसून। और मानसून को इंडिया में रोकता कौन है? हिमालय। अगर हिमालय न होता तो मानसून पहुंच जाता चीन में, और वर्षा जो हमारे यहाँ हो रही है वो चीन में कराता। तो हिमालय का बड़ा रोल है हमारे देश की इकोनॉमी में, हमारे देश के समाज में। इसके अलावा आप जानते हैं कि उत्तर से जो हवाएं आती हैं, साइबेरिया, आप जानते हैं कि हिमालय के पार जाओगे तो आपको चीन मिलेगा, मंगोलिया मिलेगा, रूस मिलेगा। और रूस में एक जगह है साइबेरिया, नाम सुना होगा आप लोगों ने। साइबेरिया से ठंडी हवाएं चलती हैं, हर साल जाड़े के दिनों में साइबेरिया से ठंडी हवाएं चलती हैं। वो हवाएं आती हैं तिब्बत के पठार की ओर और हिमालय की ओर। हिमालय उनको उसी तरफ रोक देती है और भारत देश को कड़ाके की सर्दी से बचा लेती है। हिमालय हमारे लिए वरदान है ना। मानसून की हवा को रोक कर बारिश करा देती है और उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं से हमें बचा लेती है। इसके अलावा तरह तरह की वनस्पतियाँ हैं जो औषधीय गुणों से लिप्त हैं, और उनका इस्तेमाल हम औषधि में, आयुर्वेद में करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंस इसके हैं। हम जब हिमालय का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताएंगे तो बताएंगे आपको कि हिमालय हमारे लिए कितना जरूरी है। तो हिमालय का नाम आपने नहीं सुना तो अब तो सुन लिया। हिमालय उत्तर में जो पहाड़ है उसका नाम क्या है? हिमालय। और हिमालय में हमें 3 पर्वत पढ़ना है, हिमालय की 3 श्रृंखलाओं को पढ़ना है। पहली श्रृंखला है हिमालय की, जो पहली श्रृंखला है उसका नाम है ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, या इसी का नाम है हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय, या इसी का एक और नाम है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। यानी कि हिमालय की एक ही हिमालय के 3 नाम है, एक ही हिमालय के 3 नाम है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, या इसी का नाम है हिमाद्री हिमालय, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री हिमालय, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री हिमालय। इसी का हिंदी में क्या नाम है? महान हिमालय। तीनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है, मतलब एक ही पहाड़ का 3 नाम है ना। एक ही पहाड़ को क्या बोलते हैं? महान हिमालय बोलो, हिमाद्री हिमालय बोलो, बृहद हिमालय बोलो, अंग्रेजी में ग्रेटर हिमालय बोलो, सब एक ही बात है। क्लियर है? कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। और हिमालय के इस तरह के कितनी शाखा पढ़नी है? 3। ये तो ग्रेटर हिमालय पहला शाखा हुआ। दूसरी शाखा का नाम है मिडिल हिमालय, वो हम इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे। और तीसरी शाखा का नाम है शिवालिक हिमालय। यानी भारत में हिमालय के क्रम से कितनी श्रेणियों को पढ़ना है, कितने रेंज को पढ़ना है? 3। ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिंदी में महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्लियर है? अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं मिडिल हिमालय नहीं, शिवालिक हिमालय नहीं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। अगर इसका थोड़ा सा प्रोफाइल पिक्चर अगर हम लोग देखें तो ग्रेटर हिमालय का विस्तार देखो कहाँ है। ध्यान दो यहाँ से। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। अब कौन सा राज्य आ गया? हिमाचल, सॉरी, जम्मू कश्मीर के बाद, रुक जाओ, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद उत्तराखंड। अगर जाओगे मैप में, इंडिया का मैप देखे हो तुम लोग? अगर नहीं देखे तो पहला काम आप लोगों का क्या होना चाहिए? भारत के मैप को देखना और उसमें राज्यों को देखना, कौन सा राज्य कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, तेलंगाना कहाँ है। और भारत में राज्यों को नहीं देखना, केवल राज्य को देखने के बाद ये भी देखना किस राज्य की बाउंड्री से कौन कौन सा राज्य लग रहा है। मैप में जाइए, इंडिया वर्ल्ड का मैप आपके पास होगा, अगर नहीं है तो खरीद लीजिए, क्योंकि भूगोल को बिना मैप के आधार पर आप पढ़ नहीं सकते। ज्योग्राफी में मैप आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि 2-4 सवाल हर एग्जाम में मैप से रिलेटेड पूछ लेते हैं। यूपीएससी तो खैर उनका जन्म से अधिकार है, यूपीएससी में तो मैप से जुड़ा हुआ सवाल रहता ही है। अगर 12 सवाल ज्योग्राफी से होगा तो 5 से 6 सवाल खाली मैप से रहता है। तो इंडिया का और वर्ल्ड का एक मैप का बुक आता है, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस, उसको आप ले लीजिए
और एक आता है 25-25 रुपये का वॉल मैप, वो दीवार में लगाने वाला, चिपकाने वाला, वो भी ले लीजिए। और बिहार में यानी भारत में आप जितने भी राज्य हैं उसको पहले तो ये देखिए कौन सा राज्य कहाँ है। जब ये देख लें तो प्रत्येक राज्य को बारी बारी से देखिए कि मध्य प्रदेश तो उसके चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं, छत्तीसगढ़ तो कौन कौन से राज्य हैं। ऐसे आप भारत के 28 राज्य है उसको पूरे कंप्लीट कीजिए और उसके बाद सभी राज्य की राजधानी भी आपको याद होना चाहिए। ये सब एकदम बेसिक जीरो लेवल है, कम से कम इतना तो आपको आना ही चाहिए, प्रत्येक राज्य की राजधानी और कौन से राज्य की बाउंड्री से कौन सा राज्य लगता है, ये आपको कंप्लीट होना चाहिए। और ये एक दिन की चीज़ नहीं है, कम से कम 7-8 दिन समय देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक राज्य की बाउंड्री भी याद करेंगे आप कि हर एक राज्य में कौन कौन सा राज्य छू रहा है, यूपी को कौन कौन सा स्टेट छू रहा है, बिहार को कौन कौन सा स्टेट छू रहा है। तो ऐसे में आपको 28 राज्य का देखना होगा, तो घबराना नहीं है, 8-10 दिन में पूरा देख लेंगे। और नियम बना लीजिए कि रात को या सुबह में कम से कम आधे घंटे डेली हमको मैप देखना है सिर्फ। और कैसे मैप देखना है, मैप की किताब लाइएगा, हम बता देंगे। एक्चुअली आप एक बार में पूरे इंडिया या पूरा वर्ल्ड मत देखिए, आप धीरे धीरे करके देखिए। जैसे आप उत्तर भारत देख रहे हैं तो उत्तर भारत पहले देख लीजिए, फिर दक्षिण भारत देखिए, फिर पूर्वोत्तर को अलग से देख लीजिए। आइए तो पार्ट करके करेंगे तो हो जाएगा। अभी शुरू किया हूं क्लास, इसे चिंता करने की जरूरत क्या नहीं है। समझ में आ रहा है बात? तो देखो भाई, अगर भारत को देखे होगे आप तो सबसे ऊपर में कौन है? जम्मू कश्मीर, उसके बाद कौन है? हिमाचल प्रदेश, उसके बाद कौन है? उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल, उसके बाद सिक्किम, ये सिक्किम है, फिर भूटान है, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बाउंड्री तक। यानी महान हिमालय का विस्तार अगर आपसे पूछे ये कहाँ कहाँ है, इसको ऐसे बना लीजिए ताकि दिखाई दे पर्वत। कहाँ कहाँ है भाई? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा तक। आप इसको बनाइए फोटो को, जो लोग नए हैं वो बना लें, पुराने नहीं बनाएंगे क्योंकि पुराना का बना हुआ है। इस चित्र को बना लीजिए, पहले बनाते चलिए, करते चलते हैं। तत्काल ये समझ में आ गया कि महान हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ है? बोलो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर। और भारत के कितने राज्यों में है? अगर पूछा जाए इंडिया के कितने राज्यों में पहाड़ का विस्तार, तो 1, 2, 3, 4, 5। पूछा जाए महान हिमालय भारत के कितने राज्यों में विस्तृत है, तो 5 राज्यों में। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और टोटल पूछे तो कहाँ कहाँ फैला है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर। एकदम क्लियर है? तो यहीं पर ये चीज़ आपको याद हो गया, कितने राज्यों में, तो 5 राज्यों में। और किस किस राज्य में भी क्लियर हो गया। हाँ, यूटी कर लीजिए, मैंने अब भारत के कितने स्थानों में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा बल्कि यूनियन टेरिटरी में आ गया। किस में आ गया? यूटी में आ गया, केंद्र शासित प्रदेश। पता है ना, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। दोनों में अंतर बताया था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगा लेकिन लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगा। बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, अब विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली होगा लेकिन लद्दाख में नहीं होगा। इन दोनों अब क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। इन भारत में कितने राज्य हैं? 28, बोलना भी है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। क्लियर है? बोलने से याद हो जाता है, याद करना, मन में पढ़ना, और उसके बाद याद करने के बाद उसको बोल जाइए तो याद हो जाएगा। अब आइए, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश चीन के सीमा पर। याद हो गया? इसको बना लिया होगा आप लोगों ने, बना लिए। अब इसी फोटो को, अब इसी चित्र को जूम करके बड़ा कर लीजिए। इसी चित्र को क्या कर लीजिए? बड़ा कर लीजिए। अब सुनिए, इसका विस्तार कहाँ कहाँ बताया था? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम,
भूटान, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर पे। इसको बना लीजिए आप लोग। अब इसको एक बड़ा फोटो भी नीचे बना लीजिए, वो जो प्रोफाइल पिक्चर था। अब इसका डीपी बना लीजिए, वो पीपी था, ये डीपी है ना। बनाइए डीपी, क्लियर है। इसकी कुल लंबाई अगर देखा जाए, टोटल लेंथ अगर देखें, इसका टोटल लेंथ अगर देखें तो 2400 या रुक जाओ 2400 या कहीं कहीं 2400 भी मिलता है, ज़्यादा सही है कौन, 2500 किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ विद्वानों के द्वारा क्या माना गया है, 2400 या 2500 किलोमीटर। ज़्यादा सही कौन है, 2500, सॉरी हाँ किलोमीटर, ठीक है हम समझ रहे थे, हो गया। इसकी टोटल लंबाई अगर पूछा जाए, महान हिमालय भारत में कितनी लंबाई में है, 2400 से 2500। अब देखो स्टूडेंट्स, इसकी जो एवरेज हाइट है, इसकी जो एवरेज हाइट है माने औसत ऊंचाई, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 6000 मीटर। आपने क्या देखा पिछले क्लास में, आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि काराकोरम और ट्रांस की एवरेज हाइट कितनी थी, 6500। काराकोरम और एक और पहाड़ मैंने पढ़ाया था ट्रांस, उसकी औसत ऊंचाई कितनी थी, 6500। इस पूरे पहाड़ की एवरेज हाइट कितनी है, 6000। एवरेज हाइट का मतलब मैंने कहा था, जैसे मान लो मैंने कहता हूं कि इस क्लास की एवरेज एज, उम्र जो है वो 20 साल है, औसत उम्र कितना है, 20 साल इस क्लास की। इसका मतलब किसी एक लड़के का 20 साल नहीं है, मतलब इस क्लास में जितने भी लड़के उनकी एज 20 के आसपास है। मतलब इस पहाड़ में आप कहीं भी जाओगे तो मैक्सिमम जगहों की हाइट कितना मिलेगा आपको, 6000 मीटर के आसपास। 6000 मीटर औसत ऊंचाई का मतलब आप लोग समझे क्या हुआ, मतलब कि इस पहाड़ में आप कहीं जाएंगे तो इसकी ऊंचाई आपको 6000 के आसपास मिलेगा अधिकांश जगहों का। अब कहीं कहीं का हाइट 8000 से भी ऊपर मिलेगा, लेकिन जैसे इसमें ही कोई लड़का होगा ऐसा बैठा हुआ जिसका 32 साल भी उम्र होगा, लेकिन मैक्सिमम लड़कों का 20, 22, 19, 18 यही होगा। मतलब कहने का मतलब इस पहाड़ में कहीं भी जाओ एवरेज आपको 6000 मीटर ही हाइट मिलेगा। इसी पहाड़ से जुड़ा हुआ, इसी पहाड़ से कनेक्टेड एक और पहाड़ है, इसी पहाड़ से कनेक्टेड एक और पहाड़ है जो इसी से मिलता है आकर के, उसका नाम है जोस्कर रेंज। उसका नाम है जोस्कर श्रेणी यानी जोस्कर रेंज, उसका नाम है जोस्कर रेंज। क्या नाम उसका है, इसका नाम है जोस्कर रेंज। इसी से जुड़ा हुआ एक पहाड़ जिसका नाम क्या है, जोस्कर रेंज। और हमने पिछले क्लास में एक बात बताई थी, आज भी फिर बता देता हूँ, नए बच्चे भी बैठे हैं, कि हिमालय के उस पार, हिमालय के उस पार मतलब चीन के साइड में चले जाएंगे आप, चीन, मंगोलिया, रूस, हिमालय के उस पार जो भी पर्वत है सबको आप ट्रांस बोल सकते हैं। ट्रांस का मतलब होता है पार श्रृंखला, ट्रांस का मतलब क्या होता है, पार। अब पार मतलब किसके पार, हिमालय के उस पार। हिमालय के उस पार जितने भी पर्वत हैं सबको आप ट्रांस के अंदर रख सकते हैं। वैसे ट्रांस के नाम से अलग से पहाड़ भी हम लोग पढ़े थे, लेकिन मैंने कहा था कि लाइन कि हिमालय के उस पार जितने भी पहाड़ पढ़ेंगे हम सबको क्या बोलेंगे, ट्रांस रेंज। यानी कि हिमालय के उस पार ही जोस्कर भी आ रहा है, तो जोस्कर को भी किसमें रखेंगे, है ग्रेटर हिमालय का हिस्सा, है ग्रेटर हिमालय का हिस्सा, लेकिन हिमालय के पार में दिख रहा है, इसलिए इसको भी ट्रांस के अंदर ही रखते हैं। यानी जोस्कर अभी तक क्या पढ़े, जोस्कर, ट्रांस या लद्दाख रेंज या काराकोरम, ये सब क्या है, ट्रांस का ही पार्ट है। आपने पढ़ा ना, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, ये सब किसका पार्ट है, ट्रांस का। हिमालय के उस पार, ट्रांस का मतलब ही होता पार श्रृंखला, ट्रांस का मतलब पार, ना पार का मतलब हिमालय पार जितने भी पर्वत दिख रहे हैं सब के सब क्या है, सबको हम क्या बोल सकते हैं, बोलो, ट्रांस रेंज। एकदम क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो जोस्कर रेंज आप देख रहे हैं, पहाड़ ये होगा अगर मान लीजिए, तो पहाड़ में इसका ऊपर में भी ढलान होगा, ढलान में तो स्लोप इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा। ऐसे अगर पहाड़ है तो उधर भी स्लोप होगा, इधर भी स्लोप होगा, उस पार भी और इस पार भी। तो दोनों पार पहाड़ के जोस्कर रेंज समझिएगा, ये जोस्कर रेंज है,
जॉस्कर रेंज के इस पार भी इसके ढलान पर घास मिलता है, इस पार भी क्या मिलता है, घास। जॉस्कर रेंज में एक विशेष प्रकार का घास मिलता है, घास समझते हो ना, जो जानवरों के चारा का काम आता है। यहाँ एक विशेष प्रकार का घास मिलता है, यहाँ एक विशेष प्रकार का क्या मिलता है, घास मिलता है, जो जानवरों के चारा का काम आता है। इस घास को हम लोग बोलते हैं, इस पार वाले को बोलते हैं रुपसू घास, रुपसू ग्रास, और इस पार वाले को बोलते हैं देवसाई घास, देवसाई घास, देवसाई ग्रास, देवसाई घास। इसको बोलते हैं रुपसू घास, रुपसू घास। यानी पूछा जाए आपसे कि किसका हिस्सा है, जॉस्कर रेंज किसका हिस्सा है, तब क्या बोलेंगे, ट्रांस रेंज का। किसका हिस्सा है, ट्रांस रेंज का। और जॉस्कर रेंज में मिलने वाली घास को क्या बोलते हैं, उसके उत्तरी ढलान पर, नॉर्दर्न स्लोप पर जो घास मिलता है, ग्रास फाउंड ऑन नॉर्दर्न स्लोप ऑफ जॉस्कर रेंज इज नोन एज रुपसू, एंड ग्रास फाउंड इन साउदर्न स्लोप ऑफ जॉस्कर रेंज इज नोन एज देवसाई। तो पूछा जाए कि जॉस्कर रेंज में मिलने वाले घास को किस नाम से जानते हैं, रुपसू और देवसाई के नाम से जानते हैं। क्लियर है, समझ में आया इतना बात। अब आइए, अब एक चीज मैंने बताया कि इसकी जो औसत ऊंचाई है कितना है, 6000 मीटर। अब एक बात बताइए, मैं पहले भी बताया था फिर बता दे रहा हूं कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं, प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। ये हम लोग 9, 10, 6, 7 क्लास में पढ़े हैं कि ऊपर की ओर जाते हुए तापमान घटता है, तभी तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ जमा रहता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ क्यों मिलता है, ऊंचाई पर जाने पर ठंड क्यों लगता है। जब भी गर्मी होती है शाम को हम कहाँ चले जाते हैं, छत पर। जब भी गर्मी होती है हम थोड़ा ऊंचाई पर जाकर सोने का प्रयास करते हैं। लाइट चली गई है, लाइट आने की कोई व्यवस्था है नहीं, तो हम बहुत ऊंचाई पर, सबसे ऊपर वाला जो तल है उस पर जाकर सोने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर जाते हुए टेम्परेचर क्या होता चला जाता है, नॉर्मल होता चला जाता है। तो प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। और इसी हिसाब से यदि आप चले जाइए 1000 मीटर तक, तो तापमान 6.4 या 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसी हिसाब से कैलकुलेट करिएगा, 165 इंटू 165 इंटू 165, तो 1000 मीटर से चले जाएंगे इसी हिसाब से, तो 1 घटते घटते कितना घट जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर आपको जाना है। इस पहाड़ में अगर गर्मी के दिनों में भी ऊपर जाते हैं तो आपको तापमान नीचे के तुलना में ऊपर कितना घट जाएगा, 1000 मीटर में 6.5, तो 6000 मीटर में कितना घट जाएगा, 6 6 36, 1000 में 6.5, तो 6 6 36 अब 0.5 और है, तो 3 और 39 डिग्री, यानी कि 39 डिग्री तापमान नीचे के तुलना में ऊपर कम मिलेगा। यानी गर्मी के दिन में भी जाओगे तो यहाँ तापमान माइनस में मिलेगा। गर्मी के दिन में अगर इस पहाड़ में जाते हैं ऊपर आप, तो तापमान क्या मिलेगा, माइनस में, माइनस में टेम्परेचर मिलेगा। तो बताइए कि जाड़ा की क्या हालत होती होगी। जब गर्मी में माइनस है तो जाड़े की हालत क्या होती होगी। ऐसे में इंसान रहेगा इस पहाड़ पर, नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कोई हिल स्टेशन बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो लिख लीजिए, देयर इज नो हिल स्टेशन इन ग्रेटर हिमालय ड्यू टू हाइट। पहाड़ से दूर हटके कुछ भी लिखने का काम हो तो पहाड़ के आसपास ना लिखें, पहाड़ से थोड़ा दूर हटके या फिर दूसरा पेज में लिखें। ये सब जो बनाना होगा ना, ये लिखना होगा, ये वाला इन्फॉर्मेशन लिखेंगे ना, अगर नहीं पता तो ये कितनी ऊंचाई पर कितना डिग्री घटता है, इसको भी तो नोट करेंगे। तो एक्स्ट्रा बात अब पेज बदल के लिखें, उसी पेज में ना लिखें। क्लियर है, उससे आपको सहूलियत होगा। फिर बाद में आप ही का फिर इतना रफ हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ लिखें। तो लिख लीजिए, देयर इज नो हिल स्टेशन, देयर इज नो हिल स्टेशन इन ग्रेटर हिमालय ड्यू टू हाइट। देयर इज नो हिल स्टेशन इन ग्रेटर हिमालय लिखा हुआ है, अच्छा है, इन ड्यू टू हाइट भी लिखा हुआ है, गुड, ये सब लिखा हुआ है सारा, फिर ठीक है। देयर इज नो हिल स्टेशन इन ग्रेटर हिमालय ड्यू टू हाइट। काहे भाई, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड हो जाता है ऊंचाई पर, वहाँ इंसान को रहना मुश्किल है। हिल स्टेशन का वैसे हिंदी होता है पहाड़ी केंद्र नहीं, हिल स्टेशन का हिंदी होता है स्वास्थ्य वर्धक केंद्र। क्या नाम हिंदी होता है, स्वास्थ्य वर्धक केंद्र। जब तबीयत खराब होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, शिमला घूमने के लिए, कि पैरास्टामोल खाते हैं। भैया तबीयत खराब होता है तो क्या खाते, दवाई खाते हैं, या हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं।
हिल स्टेशन को बोला जाता है हिंदी में स्वास्थ्य वर्धक केंद्र। अगर यहाँ बना दिए हिल स्टेशन तो पता चला स्वास्थ्य बिगाड़न केंद्र बन जाएगा वो। नहीं जी, फिर कुछ और नाम देना पड़ेगा। हार्ट अटैक केंद्र पहली बार गए हैं तो लगेगा, हो सकता है कि हार्ट अटैक भी आ जाए। ठीक है, मैं इसीलिए आपको आसपास में लिखने नहीं बोल रहा था, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन है मिटा देने का, आपके पास मिटा देने का ऑप्शन नहीं है। चलिए, इस पहाड़ में कुछ चोटी भी है, कुछ पिक्स भी है, कुछ पिक्स भी है, बना लीजिए। उसमें सबकी हाइट आपको जानना नहीं है, कुछ पिक की हाइट आपको बता देंगे हम, और कुछ पिक का नहीं भी जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा मत कीजिए, आप अभी रंगीन करने की जरूरत नहीं है, सबको आप एक ट्रायंगल बनाते चल जाइए। वो किसको सूचित करेगा? पिक को। किसको सूचित करेगा? पिक को। बना लीजिए, इसको थोड़ा सा ऊंचा बना दीजिएगा दिखने के लिए। ये सब चोटी है, जानते हैं ना कि पहाड़ों में शिखरों का नाम पूछता है, सबसे ऊंची चोटी कौन है, ये सब क्वेश्चन आते रहता है। एक और बना लीजिए यहाँ पर, जहां मैंने बनाया वहीं आप भी बना लीजिएगा। एक यहाँ पर भी है। नेपाल में हम 3 पिक बनाए हैं, हिमालय के नेपाल में 3 पिक बनाए हैं। हो गया, बन गया पिक सबका। अरे आप उतना रंगीन मत कीजिए, आप सिर्फ ऐसे करके कर लीजिए ना, हो गया पिक। अब ऐसे ऐसे फील करिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो अच्छा लगता भी नहीं है। अगर आप वैसे फील करेंगे तो अच्छा देखने में नहीं लगता है ना। तो इसका नाम लिखिए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8,850.86 मीटर। अभी हाल ही में करंट अफेयर है आपके लिए, माउंट एवरेस्ट की हाइट अब बढ़ा हुआ है, 0.86 सेंटीमीटर बढ़ गया है। आप लोग सुनते होंगे कि हिमालय की हाइट बढ़ रहा है, ऐसा सुनने में तो आता होगा आप लोगों को। क्यों बढ़ रहा है? हाँ, प्लेट टेक्टोनिक के कारण 2 प्लेट्स टकराते रहते हैं और हाइट इंक्रीज करते रहता है। तो अभी 0.86 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गया है। पहले 8,000 हम लोग आज से 15-20 साल पहले पढ़ते थे, इसकी ऊंचाई 8,848, फिर हो गया 8,850, अब कितना हो गया 8,850.86। अब नया आंकड़ा आ गया। अगर एग्जाम में ऑप्शन में ये आंकड़ा नहीं दिया हुआ है तो फिर 8,850 तो जरूर रहेगा, वो भी नहीं रहेगा तो 8,848 तो रहेगा ही। तो आप उसको लगा दीजिए आंसर, जब नहीं है तो लगाना ही पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट, जब माउंट एवरेस्ट जब आ ही गया तो पहले इसके विषय में कुछ लिखा जाए। सबकी हाइट नहीं जानना, माउंट एवरेस्ट की हाइट जानना आपको है, इसके अलावा आपको हाइट जानना है कंचनजंगा का, है ना। बाकी इधर नंदा देवी की हाइट आपको जानना है, नंगा पर्वत का भी जान जाइएगा। बस इतना का हाइट आप लोग, कितना हाइट है याद रखना है। तो लिखिए आप लोग, इसको लिख लीजिए माउंट एवरेस्ट के विषय में। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि माउंट एवरेस्ट का जो, देख लो इधर, यहाँ पर कौन सा राज्य यहाँ शुरू हो रहा है? सिक्किम। इधर कौन सा? नेपाल है। इधर नेपाल है, इधर सिक्किम शुरू हो रहा है। एक बात बताओ कि माउंट एवरेस्ट की बाउंड्री इंडिया को भी छू रहा है क्या? देख को बताना। हाँ, मेरे कहने पर नहीं, माउंट एवरेस्ट का कोना भी इंडिया को छू रहा है। कोई कोना देख के बताइए आप लोग भी, आप बताइए। माउंट एवरेस्ट, इंडिया तो यहाँ शुरू है, इधर तो नेपाल है, तो क्या इंडिया को छू रहा है माउंट एवरेस्ट? इसका मतलब इंडिया से माउंट एवरेस्ट का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। माउंट एवरेस्ट का इंडिया से कोई नाता नहीं है। तो भैया माउंट एवरेस्ट किसके बाउंड्री पर है? तो नेपाल में है का, नेपाल में, लेकिन नेपाल और तिब्बत के सीमा पर है। पूछा जाए माउंट एवरेस्ट किसके सीमा पर है, किसकी बाउंड्री पे है? क्योंकि नेपाल के ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा? तिब्बत। नेपाल के ऊपर में क्या मिलेगा? तिब्बत। यानी पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट किसकी बाउंड्री बनाता है, ध्यान से देखो, नेपाल और तिब्बत की। एक प्रश्न का उत्तर मिला। दूसरा प्रश्न, माउंट एवरेस्ट नेपाल के किस भाग में है? यही पूरा नेपाल है। यही पूरा क्या है भैया?
नेपाल है, ये पूरा क्या है, नेपाल है, इसके ऊपर तिब्बत है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री बना रहा है। अब माउंट एवरेस्ट पूछा जाए कि नेपाल के किस भाग में है, हम ऑप्शन देते हैं। ऊपर को क्या बोलते हैं, नॉर्थ, नीचे साउथ। मैप में ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ, बायां हाथ की तरफ वेस्ट और दाहिना तरफ ईस्ट। तो बताइए, पूछता हूं माउंट एवरेस्ट नेपाल के किस हिस्से में है, ऑप्शन देता हूं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब। बताइए बताइए, माउंट एवरेस्ट नेपाल के नॉर्थ और ईस्ट में है। ये भी क्वेश्चन आया है राजस्थान पीसीएस में कि माउंट एवरेस्ट नेपाल के किस हिस्से में है, तो नेपाल के नॉर्थ ईस्ट में है। और दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी में, आईएएस में पूछा था कि माउंट एवरेस्ट किसकी बाउंड्री बनाता है, नेपाल और तिब्बत की। इंडिया से उसको कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो पहले तो ये लाइन लिख लिया जाए। देखिए, माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन, माउंट एवरेस्ट हिंदी भी बोल देंगे, माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ नेपाल, माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ नेपाल, माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ नेपाल, माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ नेपाल एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ तिब्बत एंड नेपाल। क्लियर है, एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ तिब्बत एंड नेपाल, हिंदी भी बोल देते हैं। देखिए, माउंट एवरेस्ट नेपाल के उत्तर पूर्वी भाग में नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल के उत्तर पूर्वी भाग में, माउंट एवरेस्ट नेपाल के उत्तर पूर्वी भाग में, माउंट एवरेस्ट नेपाल के उत्तर पूर्वी भाग में नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल के उत्तर पूर्वी भाग में नेपाल और तिब्बत के सीमा पर, नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल के उत्तर पूर्वी भाग में नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। देखो, इंडिया में माउंट एवरेस्ट नहीं है, लेकिन हमें माउंट एवरेस्ट से बहुत प्यार है, इसलिए उसको प्यार से हम कुछ बोलते हैं। जिससे प्यार होता है उसे प्यार से कुछ बोला भी जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को भारत के लोग प्यार से क्या बोलते हैं, नहीं, माउंट एवरेस्ट को भारत के लोग शेरमुख कहते हैं। क्या बोलते हैं, शेरमुख। हाँ, माउंट एवरेस्ट को भारत के लोग प्यार से क्या बोलते हैं, शेरमुख। अब नेपाल में है तो उसको तो प्यार रहेगा ही, तो वो बोलता है सागर माथा। नेपाल क्या बोलता है माउंट एवरेस्ट को, सागर माथा। और तिब्बत के लोग को भी प्यार है, तो वो क्या बोलता है, चोमोलुंगमा, है ना, क्या बोलता है वो, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। ना हो तो लिख लीजिए आप लोग, माउंट एवरेस्ट इज नोन एज, अंग्रेजी वाले पहले, माउंट एवरेस्ट इज नोन एज शेरमुख इन इंडिया। माउंट एवरेस्ट हिंदी बोलेंगे, वेट कर लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट इज नोन एज शेरमुख इन इंडिया, शेरमुख इन इंडिया। माउंट एवरेस्ट इज नोन एज शेरमुख इन इंडिया, सागर माथा इन नेपाल। अच्छा, माउंट एवरेस्ट इज नोन एज शेरमुख इन इंडिया, सागर माथा इन नेपाल। इतना सिंपल अंग्रेजी बोलता हूं ना कि कोई भी समझ जाएगा। सागर माथा इन नेपाल एंड चोमोलुंगमा इन तिब्बत, चोमोलुंगमा इन तिब्बत, चोमोलुंगमा इन तिब्बत। हिंदी में लिखिए, माउंट एवरेस्ट को भारत में शेरमुख, माउंट एवरेस्ट को भारत में शेरमुख, भारत में शेरमुख, नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा। माउंट एवरेस्ट को भारत में शेरमुख, भारत में शेरमुख, नेपाल में सागर माथा और तिब्बत के लोग चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। तिब्बत, माउंट एवरेस्ट इज नोन एज शेरमुख इन इंडिया, सागर माथा इन नेपाल एंड चोमोलुंगमा इन तिब्बत। याद रहेगा आप लोगों को। एक लाइन और लिखिए, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड एंड ग्रेटर हिमालय। नहीं जी, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या पढ़ते हैं आप लोग, माउंट एवरेस्ट। देखिए, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड एंड ग्रेटर हिमालय, वर्ल्ड एंड ग्रेटर हिमालय। माउंट एवरेस्ट महान हिमालय की, माउंट एवरेस्ट
महान हिमालय की तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इस महान हिमालय की तो है ही, ये पूरे महान हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। लग भी रहा ज्यादा ऊंचा बना भी दिए इसको जानबूझ के। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय एंड वर्ल्ड। हिंदी में लिखे माउंट एवरेस्ट भारत की नहीं, विश्व की तथा महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और आपको याद होगा स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि काराकोरम पर्वत में एक पीक है K2। काराकोरम पर्वत में एक पीक है, याद है आप लोगों को, K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते थे। तो गॉडविन ऑस्टिन K2 को बताया था कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन K2 जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो हिमालय में नहीं है। वो किस पर्वत में है? काराकोरम में। काराकोरम एक अलग पर्वत है और हिमालय एक अलग पर्वत है। हिमालय पहाड़ एक अलग पहाड़ है और काराकोरम एक अलग पहाड़ है। यानी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, जो किसमें है? काराकोरम में है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। तो हो गया भाई, ये इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम है मकालू। क्या नाम है इसका? मकालू। इसका नाम है अन्नपूर्णा। आप मैप में जाइएगा, मैप में जब जाओगे ना तो ये सब पिक आपको मिल जाएगा जो बताया हूँ लेने के लिए। ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस, उसमें इंडिया का फिजिकल मैप निकालिएगा ना तो उसमें पूरा पिक मिल जाएगा आपको। या नेट पर भी डालिएगा ग्रेटर हिमालय पिक, तो पूरा ग्रेटर हिमालय आ जाएगा बन के, और उसमें सारा पिक होगा। पिक के बगल में वहाँ पर हाइट भी होगा, जस्ट बगल में ब्रैकेट देकर हाइट भी लिखा होगा। पर मुझे लगता है कि इन सब का हाइट याद करने की उतनी आवश्यकता नहीं, केवल लोकेशन याद कर लीजिए कहाँ है। मिडिल नेपाल में क्या है? मकालू। एकदम से पश्चिम वाले नेपाल में कौन है? अन्नपूर्णा। ये जो पिक है इसका नाम है कामेत। इसका नाम क्या है? कामेत। इसका नाम है कामेत। ये जो पिक है इसका नाम है नंदा देवी। इसका नाम है, ये तो सुना होगा आप लोगों ने, नंदा देवी चोटी का नाम सुना है? नंदा देवी एक पिक ही नहीं है, नंदा देवी एक चोटी ही नहीं है, बल्कि नंदा देवी एक नेशनल पार्क भी है। नंदा देवी में उत्तराखंड में जाइएगा ना तो भारत में करीब 110-115 के आसपास नेशनल पार्क हैं। उसमें से एक नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है। उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। नंदा देवी पिक, नंदा देवी पिक और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है जी? चमोली। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्रेटर हिमालय तो है ही, उसमें मिडिल हिमालय भी है। और उत्तराखंड के चमोली में ग्रेटर हिमालय भी है। चमोली में अब पढ़ाएंगे मिडिल हिमालय, आपको अभी पढ़ाया नहीं हूँ, मिडिल हिमालय भी है। और पता है उत्तराखंड के चमोली में जो ग्रेटर हिमालय है उसमें नंदा देवी पीक है, और उत्तराखंड के चमोली में जो मिडिल हिमालय है उसमें क्या है? फूलों की घाटी है, वैली ऑफ फ्लावर। पूछा जाता है भारत में प्रसिद्ध फेमस फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? मिडिल हिमालय में। किस डिस्ट्रिक्ट में? चमोली में। चमोली प्रसिद्ध है किसके लिए? फूलों की घाटी के लिए, वैली ऑफ फ्लावर के लिए। याद रखिएगा उसमें 5000 टाइप्स ऑफ फ्लावर है वहाँ। 5000 फूल के पौधा नहीं, टाइप्स। पौधे तो लाखों में है, पौधे लाखों में है। इसको लिखना चाहते चमोली वाला फूलों की घाटी? अच्छा लिख लीजिए, कोई बात। इसे तो मिडिल हिमालय में भी लिखवाते, लेकिन लिख लीजिए वैसे आप, ये सभी लोग लिख लीजिए। लेकिन चमोली में ही मिडिल हिमालय में माने मध्य हिमालय में, चमोली में ही मध्य हिमालय में, मिडिल हिमालय में फूलों की घाटी है, वैली ऑफ फ्लावर है। वैली ऑफ फ्लावर सिचुएटेड इन मिडिल हिमालय इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। चमोली में ही मध्य हिमालय में, मिडिल हिमालय में फूलों की घाटी स्थित है, वैली ऑफ फ्लावर स्थित है। फूलों की घाटी पूरा दोनों तरफ पहाड़ है। इस तरह से सुनो, इतना खूबसूरत सीन है वहाँ का। इधर भी पहाड़ ऊंचा, इधर भी पहाड़, जाड़े में बर्फ से ढक जाता है, और किनारे में फूल, कलरफुल। कितना खूबसूरत सीन होगा। कभी नौकरी हो जाए, पैसे हो जाए तो जरूर जाओ, घूम करके आओ। ऐसे बेरोजगारी में जाने पर उतना अच्छा नहीं लगता है। नहीं, अपना पैसा हो, खर्चा करते जाए, जहाँ मर्जी वहाँ खर्च। चमोली है ना, आगे आइए, सही बोल रहे हैं। मतलब आप खुद के खर्च से जाएंगे ना तो जहाँ खर्च करने का मन होगा, कोई कहेगा कि इस फूल को तोड़ के ले जाएं तो लगेगा 5000, अरे लो यार पर फूल दे दो हमको,
और किसी और मैंने किसी और गार्जियन के पैसे जाएंगे तो थोड़ा सा लिमिटेड रहेंगे। चलो चुपचाप से, बच्चा जिद करता है ना, बाजार में जाकर बच्चा जिद करता है कि हमको ये लेना है, अरे चलो बाद में ले लेंगे, चलो 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 यहाँ से, है ना। तो या फिर कुछ देख रहे हैं आप, अलग रहा कि यहीं पर खड़ा रहें देखते रहें, चलो अब बहुत टाइम हो गया, शाम हो गया, निकलो यहाँ से, है ना। ये सब बचपन, हाँ फोटो वोटो खींचने का मन रहता है। हो गया। हाँ जी, कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू गए थे घूमने यहाँ माउंट बेटन के साथ, अब माउंट बेटन बेहोश हो गया था फूल के सुगंध से। हाँ, फूल के सुगंध से माउंट बेटन बेहोश हो गया। बाकी पूरे पार्क का सैर चाचा नेहरू माउंट बेटन की पत्नी को, मतलब वो बेहोश पड़ा रहा और ये पूरा समझ गए, सारा डील फाइनल हो गया वहीं पर। चलिए आगे आते हैं, रियल बात ही हम नहीं बोल रहे हैं। हमने बोले सर कहाँ से नेहरू जी का कहानी निकाले, ये तो बीजेपी वाले लोग निकालते रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये माउंट बेटन की बेटी का किताब आया है, माउंट बेटन की पुत्री एक हैं, अब बुजुर्ग हो गई, उनका एक किताब आया है, उसमें पूरी कहानी का जिक्र किए हैं। आप हम नहीं सुनाएंगे, आप खुद वहाँ जाके पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अब जाके सब बच्चा सर्च मारेगा नेट पर कि माउंट बेटन डाउटर बुक, भले नाम याद न रहे। हाँ जी चलिए, तो भैया ये है नंगा पर्वत, इसका नाम है नंगा पर्वत। वैसे नंदा देवी पिक की हाइट है 7,816 मीटर, इसकी हाइट लिख सकते हैं आप। नंगा पर्वत, इसको अंग्रेजी में भी बोलते हैं नंगा पर्वत, ज़्यादा अंग्रेजी मत कर दीजिएगा नहीं तो और ख़तरनाक हो जाएगा। नंगा पर्वत, ये इसकी हाइट है 8,126 मीटर। 8,000, नंगा पर्वत की हाइट 8,126, नंदा देवी की हाइट 7,816। एक पीक यहाँ पर है नेपाल और भारत के बॉर्डर पे, देख रहे हो ना, इसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा, इसकी हाइट है 8,598 मीटर। बस इतना ही का हाइट जानिए। इसका नाम है नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, इधर लिख देता हूं, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ। सारा पिक हो गया। अगर इन पिक्स को, इन चोटियों को पश्चिम से पूरब अरेंज करने का है तो कर देंगे। पश्चिम में सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी, कामेत, अन्नपूर्णा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरुआ, कर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी में आता है, अरेंज करने के लिए पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम, तो हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये तो लिख लिए माउंट एवरेस्ट के विषय में बहुत सारी बातें। अब थोड़ा कंचनजंगा के विषय में कुछ बात लिख लीजिए। देखिए कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पर लिखना चाहे तो लिख दो। कंचनजंगा सिचुएटेड ऑन बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड सिक्किम। कंचनजंगा सिचुएटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड सिक्किम। कंचनजंगा सिचुएटेड एट द बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड सिक्किम। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के बाउंड्री पर स्थित है, सीमा पर स्थित है। क्लियर है। कंचनजंगा पूरे, आप जानते हो पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या बताया? माउंट एवरेस्ट। और सेकेंड हाईएस्ट पिक दुनिया का K2 बताया, वो काराकोरम में है। पूरे दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। मतलब कि सुनो, पूरे दुनिया की सबसे ऊंची और तीसरी सबसे ऊंची, ये दोनों कहाँ है? ग्रेटर हिमालय में। समझ में आ रहा है बात? पर सेकेंड हाईएस्ट पिक कहाँ है? काराकोरम में। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन तो नहीं होगा? किसी और के घर में किसी और को दोनों घुसा दीजिएगा, ठीक है? देख लीजिएगा, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। जिसको जहाँ ले जाना है वहीं ले जाइए। जैसे मान लीजिए कि रूम बुक है, पहले से कोई आदमी बुक कर लिया रूम, बढ़िया वाला रूम, आके हम आए हैं भैया, मान लो यहाँ पर अतिथि ग्रुप में आए हैं और फर्स्ट पहले हम ही आए, तो देख लीजिए जिसमें रहना रह लीजिए, तो हमने आगे रह लिया। बाद में कहीं गए निकल के बाहर तो किसी और को उसमें बैठा दिए, तो फिर लड़ाई होगा ना। तो भैया काराकोरम में क्या है? K2। और बाकी दूसरी और पहली और तीसरी सबसे ऊंची चोटी दुनिया के कहाँ है? ग्रेटर हिमालय में। याद हो रहा है ना सबको? समझ में भी आ रहा है ना? तो लिख लीजिए कंचनजंगा इज थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। कंचनजंगा इज
थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा इज थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। एक बहुत बढ़िया बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि महान हिमालय की सबसे ऊंची, तो ग्रेटर हिमालय, माउंट एवरेस्ट, पूरे ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट, लेकिन वो इंडिया में नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेटर हिमालय की इंडिया में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, तो लिख लीजिए कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय इन इंडिया, इसमें इंडिया लगा दीजिए। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय इन इंडिया, हिंदी में लिख दीजिए कंचनजंगा भारत में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। समझ में आ रहा है अंतर क्या है? अरे अंतर समझ में आ रहा है? ग्रेटर हिमालय की सिंपल सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर क्या होगा? ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट, लेकिन इंडिया में सबसे ऊंची चोटी ग्रेटर हिमालय की तो कंचनजंगा। क्लियर है ना? तो लिखिए कंचनजंगा भारत में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट और लिखिए नंदा देवी के बारे में। नंदा, अच्छा एक चीज अभी कंचनजंगा के बारे में लिखो, रुक जाओ। कंचनजंगा में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कंचनजंगा पीक तो है ही, जैसे बताया कि नंदा देवी में नेशनल पार्क है, वैसे ही कंचनजंगा में एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसका नाम है, अंग्रेजी में बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, इसका नाम है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व या कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसको 2016 में शामिल किया जा चुका है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। लिख लीजिए कंचनजंगा को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कंचनजंगा को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कंचनजंगा इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। कंचनजंगा इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। हिंदी में लिख लीजिए कंचनजंगा को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी 2016 भी जोड़ दीजिएगा। 2016 में यूनेस्को कंचनजंगा को 2016 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया जा चुका है। लिख लिए 2016 जोड़ दीजिएगा, इन 2016 कंचनजंगा को 2016 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया जा चुका है। कंचनजंगा इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को इन 2016। 2016 में कंचनजंगा को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया जा चुका है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन। कैसे याद रहेगा? पेरिस में एक टावर है, एफिल टावर। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है और फ्रांस की राजधानी भी है। वहां कौन सा टावर है? एफिल टावर। और एफिल टावर पर ऊपर चढ़ेंगे तो क्या नजर आएगा? सीन। याद रहेगा, टावर पर चढ़ने के बाद क्या नजर आता है? नीचे क्या नजर आता है? सीन। सीन मतलब सीनरी जो देखने को मिलता है हमारा, तो सीन से रहेगा याद। पेरिस किस नदी के किनारे? अगर आपको पता है कि एफिल टावर पेरिस में है तो एफिल टावर से क्या नजर आएगा? सीन नहीं, सीन नदी नजर आएगा। क्लियर है? आप तो भूलेंगे नहीं कभी। ये हम इस तरह से बोलने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपको भुला भी जाए अगर कि पेरिस किस नदी के किनारे, तो आपको याद रहे कि सर बताया तो कुछ एफिल टावर, उससे क्या नजर आएगा? सीन। सीन नदी। पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सीन रिवर। क्लियर है? तो भैया यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? पेरिस में। क्लियर है? और यूनेस्को का फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में भी बोल देंगे, पहले अंग्रेजी में लिख लीजिए। अंग्रेजी में आप लोग भी लिख लीजिए यूनाइटेड नेशन, हिंदी वाले भी लिख लीजिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, EDUCATIONAL, यूनाइटेड नेशन
एडुकेशनल, या बिहार की भाषा में एजुकेशनल। यहाँ एडुकेशन को लोग क्या बोलते हैं? एजुकेशन। एकदम बिल्कुल नॉन एजुकेटेड है ना। यहाँ पर नहीं बोलते एडुकेटेड है, होता है एडुकेटेड, लेकिन बोलते कि हम लोग हैं एजुकेटेड। अपने मन से डी को जी ज बना दिए तो है ना। यहाँ लड़का को बना देते हैं लड़का, लड़की को बना देते हैं लड़की, ड़ को क्या करते हैं सड़क को सड़क, है ना, बोलते हैं ना। हमारा बेटा है ना स्कूटर से जा रहा था, सड़क पर सड़क गया। सड़क अड़ा का उच्चारण करने नहीं आता। उत्तर बिहार के खास करके जो लोग हैं ना, वो अड़ा को क्या पढ़ते हैं? र, है ना। क्या यूनाइटेड नेशन हिंदी बोल देंगे, एडुकेशनल, साइंटिफिक, एस से साइंटिफिक, फिर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन, एडुकेशनल, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशन। हो गया। हिंदी में लिखिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन। यूनाइटेड नेशन, एडुकेशनल, कल्चरल, एडुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन। हो गया ना हिंदी में भी? क्लियर है? अब आइए, अब थोड़ा नामचा बरुआ के विषय में बात कर लें। अच्छा, पहले इसके विषय में, नंदा देवी के विषय में करो। देखो, नंदा देवी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी किस जिले में है? चमोली जिले में। उत्तराखंड के किस जिले में है जी? चमोली। नंदा देवी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। सुनो, अब नंगा पर्वत के बारे में पढ़िए ले, तब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो केटू जो है वो पीओके में आता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इंडिया के कश्मीर, पूरे कश्मीर को इंडिया मानता है कि मेरा है। बाकी जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको भी इंडिया क्या बोलता है कि मेरा ही है। पाकिस्तान ने उस पर अवैध रूप से कब्जा किया है, पर है तो पाकिस्तान के नियंत्रण में। भारत बोल रहा है कि मेरा है ना, बंटवारा के समय मेरा ही था, पर भाई जो है कब्जा कर लिया, वो अलग बात है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर होगा K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन होगा? K2। चूंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है उसको भी इंडिया मानता है कि मेरा है। लेकिन पूछा जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा। ध्यान रखिए, भारत का सबसे ऊंची चोटी तो K2, क्योंकि वो इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया मानता है कि वो हमारे ही कब्जे में है। वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो पीओके है, पीओके नाम सुना है ना, जब कुछ कश्मीर का हिस्सा जिस पर पाकिस्तान कब्जा किया है, उस हिस्सा को बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आपको पता होगा उसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, पर भारत सरकार उसको क्या मानता है? अपना। कभी देखे मैप काट के दिखाते हो इंडिया को? इंडिया को उस हिस्सा को काटते कभी देखा है? कभी काट भी देता है कोई। जैसे फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था, फीफा वर्ल्ड कप उन लोगों ने काट दिया था तो भारत ने हल्ला मचाया। गूगल वाले ने एक बार काट के दिखा दिया था तो भारत ने हल्ला मचाया, 2 दिन के अंदर मैप चेंज करना पड़ा, फिर पूरा दिखाना पड़ा इंडिया। तो भारत का सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2। अब भारत में, अब बात आ गया में, तो आंसर होगा कंचनजंगा। अगर ये कंचनजंगा भी पूरा इंडिया में कहाँ है? थोड़ा नेपाल में है, थोड़ा इंडिया में है। अगर पूछा जाए कि कंप्लीट इंडिया में, पूर्णतः इंडिया में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो नंगा पर्वत। पूर्णतः अगर लगा दे, अगर समझ में आ गया भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2। बोलो, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी, लेकिन पूर्णतः भारत में नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? क्लियर है? कुछ ज्ञान बढ़ा? इसको हिंदी में ही लिख लीजिए, भारत की, भारत में, अब पूर्णतः भारत में, 3 लाइन। भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट, भारत की हाईएस्ट पीक, भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया तो K2, हाईएस्ट पीक इन इंडिया कंचनजंगा।
हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया तो क्या होगा K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा तो क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पीक इन इंडिया। हाँ वो तो ठीक है, अंतिम बोलेंगे ना, अभी लोग लिख ही रहे हैं, आप जल्दी लिख लिए। अच्छा है, बढ़िया, आप लोग भी थोड़ा सा जल्दी लिख लीजिए। जल्दी लिखने से क्या होता है, टीचर का काम थोड़ा आसान हो जाता है, उसे कम बोलना पड़ता है। समझ में आया? भारत की यानी कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया तो आंसर होगा K2। हाईएस्ट पीक इन इंडिया तो आंसर क्या होगा कंचनजंगा। और हाईएस्ट पीक कंप्लीट इन इंडिया नंगा पर्वत। हाईएस्ट पीक कंप्लीट इन इंडिया तो नंगा पर्वत हो गया ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2, भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। अब पूर्णतः भारत में सबसे ऊंची, पूर्णतः भारत में सबसे ऊंची नंगा पर्वत। चलिए एक बात, अभी तो इधर का काम हो गया, थोड़ा इसका काम कर लें। इसका काम अभी किया नहीं, यहां तक सब लोग लिख लिए। अब आ जाइए नामचा बरुआ पर थोड़ा बात कर लें। नामचा बरुआ वैसे तो ज्यादा इसका हिस्सा चीन में है, नामचा बरुआ का ज्यादा हिस्सा कहाँ है जी, चीन में है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है। इसका कुछ हिस्सा कहाँ है जी, अरुणाचल प्रदेश में। तो बता दें आपको कि नॉर्थ ईस्ट में एक दिन बताया था 7 राज्य हैं जिसको हम 7 सिस्टर कहते हैं। एक ट्रिक लिखवाया था, आना मम्मी ATM, बताया था ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय। और नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं, 7 राज्य, जिनको हम 7 सिस्टर कहते हैं। 7 सिस्टर स्टेट में कौन सा राज्य नहीं आता, सिक्किम, उसमें सिक्किम नहीं आता। सिक्किम के बाद जितने भी राज्य हैं कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय, टोटल 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है। पूरे 7 राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं, 7 सिस्टर हैं, उस पूरे में सबसे ऊंची चोटी कौन है, नामचा बरुआ। तो लीजिए नामचा बरुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ 7 सिस्टर स्टेट। नामचा बरुआ 7 बहनों वाले राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नामचा बरुआ 7 बहनों वाले राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नामचा बरुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ 7 सिस्टर स्टेट। 7 सिस्टर स्टेट क्लियर है? ये तो क्लियर हो गया है। तो अब समझिए, ये जो पूरा पहाड़ आप देख रहे हैं, ग्रेटर हिमालय जो आप लोग देख रहे हैं, पूरा पहाड़, इस पूरे पहाड़ का निर्माण हुआ है किस युग में, कौन से युग में बना है पहाड़, सीनोजोइक। सीनोजोइक युग लिख लीजिए। माउंट एवरेस्ट एज माउंट नहीं, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय का निर्माण सीनोजोइक युग में हुआ है। महान हिमालय का निर्माण सीनोजोइक युग में, सीनोजोइक CENOZOIC, सीनो CENOZOIC, ग्रेटर हिमालय मेड इन सीनोजोइक पीरियड। ग्रेटर हिमालय मेड इन सीनोजोइक पीरियड। महान हिमालय का निर्माण सीनोजोइक सीनोजोइक युग में हुआ है, लिख लिए। और इसका निर्माण किससे हुआ है, कौन से पत्थर से, ग्रेनाइट और नीस। इसका निर्माण ग्रेनाइट रॉक और नीस रॉक से हुआ है। ग्रेनाइट, इसका निर्माण ग्रेनाइट रॉक, ग्रेनाइट चट्टान और नीस चट्टान से हुआ है। इसका निर्माण, इट इज मेड बाय ग्रेनाइट रॉक एंड नीस रॉक। इट इज मेड बाय ग्रेनाइट रॉक एंड नीस रॉक। इट इज मेड बाय ग्रेनाइट रॉक एंड नीस रॉक। इसका निर्माण किससे हुआ है, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। लिखिए, एक लाइन और लिख लीजिए, लिखिए लिखिए। उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड में ग्लेशियर है इसका नाम है गंगोत्री। देखिए उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर महान हिमालय की सबसे लंबी ग्लेशियर है। महान हिमालय की, पूरे भारत की नहीं। लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ ग्रेटर हिमालय इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। लिखिए गंगोत्री ग्लेशियर, महान हिमालय का गंगोत्री ग्लेशियर, महान हिमालय का गंगोत्री हिमनद
महान हिमालय की सबसे लंबी हिमनद है, महान हिमालय की सबसे लंबी हिमनद है, लिख लिए। ग्रेटर हिमालय में सबसे लंबी हिमनद कौन है? सबसे लंबा ग्लेशियर कौन है? गंगोत्री ग्लेशियर। ग्रेटर हिमालय की सबसे लंबी ग्लेशियर कौन है जी? गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से कौन निकलती है? गंगा। चलिए अब आ जाइए आप लोग। हाँ ना ना, ऐसा कुछ नाम नहीं है इसका, महान हिमालय। हो गया? क्लियर है? अब आइए हेडिंग डाल दीजिए पासेज ऑफ ग्रेटर हिमालय। पासेज ऑफ, अभी खत्म नहीं हुआ ग्रेटर हिमालय। कितना बात होता है एक पर्वत के अंदर, कितना बात है? नहीं जी, एक पहाड़ के अंदर कितना बात मिला? बात ही नहीं खत्म हो रहा है। बात चली तो दूर तलक जाएगी। नहीं, पासेज ऑफ ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय का दर्रा, महान हिमालय का दर्रा, पासेज ऑफ ग्रेटर हिमालय। आप लोग ऐसा करिए, हमने बताया था आप लोगों को कि हमें ग्लेशियर और पास सिर्फ इंडिया का पढ़ना है, बताया था ना, नेपाल, भूटान और तिब्बत का नहीं। तो हम लोग अच्छा देखें, अगर ग्रेटर हिमालय में अगर देखें तो पहला स्टेट कौन मिलता है? क्रम से बताइएगा, ऊपर से नीचे क्रम से, इधर उधर नहीं होना चाहिए। फिर कौन मिलता है उसके बाद? खाली इंडिया का पूछ रहा हूं। फिर कौन मिलेगा? फिर बस दर्रा यानी पासेज। आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं, एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं जो जीवन भर याद रहेगा। अब देखो, दर्रा से 3 तरह का सवाल आता है। पास से, ग्रेटर हिमालय के पास में क्या लिखवा रहा हूं? जम्मू कश्मीर का दर्रा नहीं लिखवा रहा हूं, हम जम्मू कश्मीर का पास नहीं लिखवाने जा रहे। जम्मू कश्मीर में ग्रेटर हिमालय में जो जो पास वो लिखवाने जा रहे हैं, क्योंकि मिडिल हिमालय में कोई और पास होगा। जम्मू कश्मीर में मिडिल हिमालय भी है, जम्मू कश्मीर में मिडिल हिमालय भी है, उसका पास कुछ और होगा। हम जम्मू कश्मीर के सारे पास नहीं लिखवा रहा हूं, केवल ग्रेटर हिमालय का पास लिखवा रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में सारे पास नहीं लिखवा रहा हूं, केवल ग्रेटर हिमालय का पास लिखवा रहा हूं। समझ में आ रहा है बात? तो मैं ये कह रहा हूं कि पास से 3 तरह के सवाल आते हैं। एक तो डायरेक्ट सवाल आ जाएगा छोटे मोटे एग्जाम में कि जोजिला पास कहाँ है, जेलिपला पास कहाँ है, नाथुला पास कहाँ है। डायरेक्ट सवाल, स्टेट का नाम दे देगा, जिस राज्य में टिक कर दीजिए। और एक सवाल आता है 4 पास का नाम दे देगा, इधर 4 स्टेट का नाम दे देगा, मिलाइए कौन से राज्य में कौन सा पास है। मैच द फॉलोइंग। एक का आएगा क्वेश्चन कि कौन सा पास किसको जोड़ता है, कौन सा दर्रा किसको कनेक्ट करता है। एक क्वेश्चन ये आता है, कौन सा पास किसको किसको जोड़ता है, ये क्वेश्चन ये आता है। तो 3 तरह के सवाल आते हैं, तीनों सवाल पर हम विचार करेंगे। इसका पहले ट्रिक देख लीजिए, अभी उतारिएगा मत आप लोग। बूजो, सिब्बा, माथा नीली, जेन्ना, बोसे। इसको एक बार में पढ़ जाना है, अभी बनाई लिखिएगा मत। बूजो, सिब्बा, माथा नीली, जेन्ना, बोसे। इसको 5 बार पढ़ना है अभी, और घर में 21 बार। आपका मुक्ति मिल जाएगा, मतलब जो पुराने कर्म है उससे मुक्ति। ये मंत्र है, 5 बार बोलिए सब लोग मिलके, आपको ही बोलना है। बूजो, सिब्बा, माथा नीली, जेन्ना, बोसु। पूरा बोलो। बूजो, सिब्बा, माथा नीली, जेन्ना, बोसे। बूजो, सिब्बा, माथा नीली, जेन्ना, बोसे। बोलो। हैं? क्या? अच्छा, बोधी से कर दीजिए। अच्छा अच्छा, बोधी था, अब कोई बात नहीं, छोड़ दिए थे दर्रा, हम बोधी से कर दीजिए, बोधी से। अच्छा चलिए नया याद कर लीजिए। बूजो, सिब्बा, माथा नीली, जेन्ना, बोधी से। बूजो, सिब्बा, माथा नीली, जेन्ना, बोधी। बूजो, सिब्बा, माथा नीली, जेन्ना, बोधी। बूजो, सिब्बा, माथा नीली, जेन्ना, बोधी से। याद रहेगा। अब सुनो, बूजो, बूजो के हाँ मैच कराओगे,
सीबा किससे मैच कराओगे? माथा नीली। जिन्ना किससे मैच कराओगे? और बोधी से अरुणाचल प्रदेश। अगर इधर उधर अगर ये ऊपर नीचे हुआ ना फिर वास्तु दोष हो जाएगा। अब मंत्र काम उल्टा करने लगेगा। वास्तु दोष होता है ना, ई कोना में पढ़ना था पढ़ दिया वो कोना में, निगेटिव मार्किंग हो जाएगा तो उल्टा ही ना प्रभाव दे दिया जी। निगेटिव मार्किंग यूपीएससी में होता है तो निगेटिव मार्किंग हो जाएगा तो उल्टा ही प्रभाव हो गया। तो मंत्र के जिस कोना में बोले हैं पढ़ने के लिए उसी कोना में बैठ के पढ़ो। तो ये क्रम से ये वाला ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वरना उत्तराखंड ऊपर हुआ हिमाचल नीचे हुआ तो सारा मंत्र उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब उतार लीजिए, ठीक बनाओ। उधर गया, बड़ा फास्ट काम हो रहा है, गुड। स्पीड जिसका तेज है लिखने का, मतलब समझिए कि उसका यूपीएससी और बीपीएससी के एग्जाम पास करने की संभावना उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि लेखन शैली आपको आईएएस बना सकता है। आपका जो लिखने का स्पीड है अगर उसका बहुत बढ़िया है और साफ साफ आप लिखते हैं तो फिर आपको आईएएस बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है जितना लिखने का महत्व है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार आपको कि डेली पढ़िए और जो पढ़िए उसको लिखिए भी डेली। हर दिन कोशिश कीजिए कि 2000-3000 वर्ड लिखा जाए, कुछ भी लिखा जाए। इतना इशू है, गरीबी है, बेरोजगारी है, कृषि है, भारत के किसान हैं, उद्योगपति हैं, छात्र हैं, छात्रे पर लिख दीजिए निबंध, है ना। अपने स्कूल पे लिख दीजिए निबंध, इस कोचिंग पे निबंध लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। जो विशेषता है लिखिए उसके बारे में। पढ़ाई पे लिखिए, एजुकेशन का महत्व, शिक्षा का महत्व, संस्कृति का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर इन लाइफ, उस पर लिख दीजिए। पर डेली 2-3000 वर्ड आप लिखिए। आप लिखिए, एक साल बाद मत कहिए, 3 महीने के बाद ही आप कहेंगे कि सर अब बेहतर लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न दीजिएगा ना सर, नहीं भी आता है हमको तब भी लिख देंगे सर, क्योंकि लेखन में कला है। और आंसर राइटिंग जो है ना, वो आंसर राइटिंग आप देखे होंगे यूपीएससी के लोग कहते हैं कि 20 प्रश्न अगर जीएस में आता है तो 15-16-12-13 प्रश्न ही सबको आता है, बाकी 6-7 प्रश्न सबको अपने जीवन भर जो पढ़ा है उसके बेस पर बना के लिखना होता है। और बना के लिखने की जो कला है ना वो लिखने से आता है। तो खूब 3-4 महीने हम तो जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, जब तक आप क्वालिफाई ना कर जाए, हर दिन 3000 वर्ड लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जो लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में वो भी करें। आप जिसका पार्ट 3 निकल गया, पास हो गया ग्रेजुएशन, वो तो खैर उसके पास टाइम ही नहीं, तो रोज 10,000 वर्ड लिखे। लेकिन जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में है, अंडर ग्रेजुएट हैं, वो डेली 3000-4000 वर्ड अभी से लिखे। अगर 2 साल तक आदमी लिख ले 4000 वर्ड डेली तो सोचते कहाँ पहुँच जाएगा वो। वैसे भी कहा जाता है, एक लाइन कहा जाता है कि आप कोई भी काम अगर 10,000 घंटा कर लें, कोई भी काम यदि आप 10,000 घंटा कर लें तो विश्व में आप टॉप कर सकते हैं। मैंने टॉप मैंने 1000 आवर, एक फॉर्मूला किसी विद्वान ने दिया था, 1000 आवर, 1000 पूछा कि हमको एक बहुत बढ़िया ये बनना है, क्या बोलते हैं, बढ़ई बनना है, कारपेंटर बनना है, हम कुछ नहीं जानते लकड़ी कैसे छीला जाता है क्या, तो बोला इसका फॉर्मूला बताइए, तो बोला 10,000 आवर, वर्क विद 10,000 आवर, इस तरह से बताया। बोले कि हमको हीरो बनना है, एक्टर बनना है, तो बोला एक्टिंग लगातार 10,000 घंटे प्रैक्टिस करो, एक टॉप लेवल का एक्टर बन जाओगे तुम। अगर आप कुछ भी करते हैं, आप जीरो पे हैं, कुछ लेवल आपका नहीं है, वो बनना चाह रहे हैं आप, तो 10,000 घंटे उस पर काम अगर कर लेंगे तो बन जाएंगे आप। तो 10,000 घंटे मतलब डेली अगर कितना काम करते हैं, 5 घंटे काम करते हैं, तो आपको कितना साल काम करना पड़ेगा, 7 साल या 8 साल, तो 10,000 घंटा पूरा हो जाता है। अगर चाहते हैं कि हमको 4 साल में ही 10,000 घंटा पूरा, कुछ ऐसा रहता है, हिसाब लगा लीजिएगा। और फिर चाहते हैं कि 4 साल में ही कंप्लीट हो जाए तो 10 घंटा रोज काम कीजिए। चाहते हैं 2.5 साल में ही बहुत बड़ा एक्टर बन जाए हम, सिंगर बन जाए हम, तो आप डेली 15 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। कहने का मतलब कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन 10,000 घंटा आपको मिनिमम कोई भी काम कर दीजिए तो आप बन जाएंगे वो चीज़। तो करिए। अब एक फॉर्मूला दे दिया आप लोगों को, सर कैसे बन सकते हैं, समझ में आया? 10,000 घंटा, और कोई फॉर्मूला नहीं। अब 10,000 घंटा आप पूरा कर लीजिए 2 साल में, या उसको पूरा कर लीजिए 10 साल में, ये आपकी मर्जी है, आप कितना घंटा डेली काम करते हैं। अगर बहुत जल्दी आपको चाहिए, एकदम अब रहा नहीं जा रहा है, तो 10,000 घंटा फिर डेली क्या कीजिए, 15 घंटे काम कीजिए। क्यों जी? तो कौन कौन करेगा इससे सब काम? 10,000 घंटा वाला पे काम कौन शुरू कर रहा है? बॉयज की तरफ से किसी का हाथ नहीं उठा, गर्ल्स की तरफ ज्यादा हाथ उठा है। ऐसी थोड़ा ना गर्ल्स टॉप कर रही है हर जगह। गर्ल्स को टॉप करने का कारण मेहनत भी करती है सब, तब क्यों? चलिए बनाइए, लिखिए। अब आज से इधर से हाथ नहीं उठा था,
बू से लिखिए बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा। बू से लिखिए बुर्जिल, और जो से लिखिए जोजिला। सी से लिखिए सिप किला। और बा से लिखिए बड़ा लाचला। सिप किला और बड़ा लाचला। मां से लिखिए माना। था से लिखिए थागला। नी से लिखिए नीति। ली से लिखिए लिपुलेख। माना, थागला, नीति और लिपुलेख। अंग्रेजी में भी सेम होगा, माना, थागला, नीति, लिपुलेख। जे से हो गया जेन्ना, सॉरी, जे से हो गया जेलिपला, जेलिपला। और ना से हो गया नाथुला, जेलिपला और नाथुला, जेलिपला और नाथुला। अब बो से हो गया बोमडीला, बोमडीला। और डी से हो गया दीफू, से हो गया सेला, बोमडीला, दीफू और सेला। बनाइए। चार। हाँ, दीफू, दीफू। अब आसानी से याद हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप भूल गए जेलिपला जोजिला, तो बूजो सिबा माथा नीली जेना दीप है ना, जेना बॉडी से कर लेंगे। अगर ये याद रखे तो चीज कॉमन कोई नहीं है, सब अलग अलग लेटर है, इसलिए आराम से हो जाएगा क्लियर कौन सा दर्रा कहाँ है। अगर मैच द फॉलोइंग में भी आ गया तो आराम से हो जाएगा। अब सीडीएस का एग्जाम दो, एनडीए का एग्जाम दो, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दो, यूपीएससी में आईएएस का एग्जाम दो, बीपीएससी का एग्जाम दो, कहीं भी जाओगे तो क्वेश्चन कहाँ ये दर्रा है पूछ छूटेगा नहीं। अब ये किसको किसको जोड़ते हैं, मैंने क्या कहा था कि किसको जोड़ते हैं ये भी प्रश्न आता है। तो बुर्जिल किसको जोड़ता है, जोजिला किसको जोड़ता है, सिप किला बड़ा लाचला किसको जोड़ता है, माना थागला नीति लिपुलेख किसको जोड़ता है, जेलिपला किसको जोड़ता है, नाथुला किसको जोड़ता है, बोमडीला, दीफू और सेला किसको जोड़ता है। अब इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए बुर्जिल दर्रा, इसको सब लोग नोट कर लिए, किसी का छूटा हो तो ना इसमें। चलिए, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा लिखिए, इसको बनाना नहीं, लिखिए बुर्जिल पास कनेक्ट्स फ्रॉम श्रीनगर टू गिलगित, श्रीनगर टू गिलगित। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है गिलगित। सुनते हो गिलगित बल्तिस्तान, ये सुनने में आता होगा न्यूज में जनरली। गिलगित
श्रीनगर किससे जोड़ता है? वो गिलगित से। अगला लिखिए, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। 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 जोजिला दर्रा श्रीनगर, जोजिला पास कनेक्ट फ्रॉम श्रीनगर टू लेह। यहाँ बना लीजिए श्रीनगर, ये पॉइंट श्रीनगर है और ये गिलगित है और ये लेह है और ये कौन सा दर्रा हो गया? ये कौन सा दर्रा हो गया? श्रीनगर है भाई, ठीक से लिख लो, श्रीनगर। और ये हो गया जोजिला, और ये हो गया बुर्जिल। क्लियर है? अभी जोजिला टनल भी बन रहा है। अभी मोदी जी एक नया टनल बनाने की शुरुआत किए हैं जो दुनिया का हो जाएगा। ये क्या? सबसे लंबा डबल लेन टनल, सड़क टनल। इसका नाम ये जोजिला टनल। यहीं पर मोदी जी 14 पॉइंट समथिंग, ध्यान नहीं है मुझे, 14 पॉइंट कुछ किलोमीटर लंबा पहाड़ में क्या बन रहा है? सुरंग। एक बार इंटर किए तो 14 किलोमीटर तक ट्रेन कहाँ चलेगी? गाड़ियाँ चलेगी, बस चलेंगी किसमें? इसी टनल में, जोजिला टनल। और अब जब ये टनल बन जाएगा तो श्रीनगर से लेह का रास्ता ठंडी में बंद हो जाता था। श्रीनगर से जो लेह का रास्ता था सड़क मार्ग, वो ठंडी में बंद हो जाता था। लेकिन ये टनल बन जाएगा तो उसके बाद, चूँकि टनल के अंदर तो बर्फ आएगा नहीं, तो वहाँ पर आराम से आप श्रीनगर से लेह पूरे मौसम में 24 घंटे हर एक मौसम में आप यात्रा श्रीनगर से लेह तक कर सकते हैं। तो जोजिला टनल का भी निर्माण हो रहा है। करंट अफेयर में याद रखिएगा, सबसे लंबा टनल होगा इंडिया का कौन? अब जोजिला टनल। हालांकि अभी तक में सबसे लंबा टनल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। अभी तक का सबसे लंबा टनल कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो जम्मू कश्मीर में ही है। किसके बीच में है? तो चेनानी से नासरी के बीच। चेनानी, हाँ, चेनानी नासरी जगह के नाम है। चेनानी से नासरी को जोड़ता है, तो नाम था उसका चेनानी नासरी टनल, लेकिन उसका नाम बदल के बाद में क्या कर दिया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। अभी तक का सबसे लंबा टनल वही है, लेकिन जब जोजिला टनल बन जाएगा तो सबसे लंबा टनल कौन होगा? यही टनल हो। टनल मतलब जानते हो ना, पहाड़ में अंदर जा खोद करके सुरंग जो बनाते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? टनल। क्लियर है? अब चलिए अगला लिखिए, सिपकिला दर्रा के बारे में लिखिए। सिपकिला किसको जोड़ता है? ये पुराने बच्चे भूल गए? हाँ, लिखिए सिपकिला दर्रा। तो एक सुनो, एक तो काराकोरम में हम लोग पढ़े थे कि मानसरोवर राक्षसताल झील, आपको याद होगा, कल ही क्या परसों की क्लास में हम लोग पढ़े थे। मानसरोवर और राक्षसताल झील, काराकोरम पर्वत में 2 झील हैं, एक का नाम है मानसरोवर और एक का नाम है राक्षसताल। ये मानसरोवर का नाम तो सब सुना होगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी होता है हर साल, वहाँ लोग जाते हैं। तो मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और राक्षसताल झील से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज। तो मानसरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्र और राक्षसताल से कौन निकलती है? सतलज। ये दोनों झील आसपास में है। ये दोनों राक्षसताल और मानसरोवर, ये दोनों लेक 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं, दोनों आसपास में ही हैं। एक से निकलती है ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर से कौन निकलती है? ब्रह्मपुत्र, और राक्षसताल से सतलज। जो सतलज नदी निकलती है राक्षसताल से या राक्षसताल से, वो इंडिया आएगी तो सामने में मिलेगा उसको हिमालय पर्वत। क्या मिलेगा? हिमालय। और हिमालय पर्वत को पार कैसे करेगी नदी? दर्रा से। किससे पास करेगी? दर्रा से। तो क्वेश्चन आता है कि सतलज नदी इंडिया में किस दर्रे से आती है? तो क्या बोलेंगे? सिपकिला दर्रा। किस दर्रे से आती है? हिमाचल प्रदेश में जो लिखा हूँ सिपकिला दर्रा, उसी से सतलज कहाँ आती है? इंडिया में। पिछले क्लास में बताया भी था आप लोगों को, अगर आपने रिवाइज किया होगा तो। जो लोग नए हैं वो भी लिख लें। देखिए, सतलज रिवर एंटर इन इंडिया फ्रॉम सिपकिला पास। सतलज नदी सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। सतलज रिवर एंटर इन इंडिया, सतलज रिवर एंटर इन इंडिया फ्रॉम सिपकिला पास। सतलज नदी सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। सतलज रिवर एंटर इन इंडिया फ्रॉम सिपकिला पास। सतलज रिवर एंटर इन इंडिया फ्रॉम सिपकिला पास। सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रा से
प्रवेश करती है। क्लियर है? अब देखिए सिपकिला दर्रा किसको जोड़ता है? मनाली से लेह। देखिए सिपकिला दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। सिपकिला पास कनेक्ट्स फ्रॉम मनाली टू लेह। सिपकिला दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है। सिपकिला पास कनेक्ट्स फ्रॉम मनाली टू लेह। अगला पॉइंट, आज डिस्कशन में शायद आप नहीं आए थे, डिस्कशन में नहीं आए थे आज, तो 2 नदी तो हो गया। और तीसरा है सिंधु। हाँ, कुछ और लगा दिए क्या? आप लगा दिए सर। तीसरा है, आप लोग सब टेस्ट देने कल आए थे? टेस्ट दिए थे? क्यों आए? अच्छा, फाउंडेशन का नहीं था, कोई नहीं, तो सही है। अगर आप चाहें तो टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट हमेशा देते रहो। टेस्ट तैयारी हो न हो देना चाहिए, है ना, चाहे जैसे भी हो। उसका रिजल्ट अभी चेक हो जाएगा कॉपी, तब बताया जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, सब सट जाएगा सामने नाम के साथ, नंबर, निगेटिव, पॉजिटिव, फाइनल मार्क्स, ये सब सट जाएगा, है ना। हालांकि फिर बोल देंगे वैसे कि रोल नंबर वाइज साट दीजिए, ताकि नाम पता ना चले, है ना। कुछ लोग नाम से डर रहे हैं कि भैया पता चल सबसे लो निचले लेवल पे हमारा ही नाम आ गया। निचले लेवल पे नाम आना कोई खराब बात नहीं, शुभ है ये। सबसे नीचे नाम आना ये बड़ी शुभ। रिजल्ट ओपन मत कीजिएगा। किसके सामने रिपुटेशन की बात है भैया? कौन सा रिपुटेशन है? अगर यहाँ कम नंबर पता भी चल गया तो क्या दिक्कत है? यहाँ कम पता चल जाए वही तो बढ़िया बात है, कम से कम वहाँ कम ना आ जाए। यहाँ अगर आपकी कमी निकल जाए, जो आपके अंदर कमियां हैं वो बाहर आ जाए, तो यहाँ गलती करना सही है, पर वहाँ गलती, मेन एग्जाम जो होगा वहाँ गलती ना होना चाहिए। भूल से भी भूल नहीं होना चाहिए। वहाँ एग्जाम में हो जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए जितनी भी गलतियां ही करिए। क्यों? अब चलिए अगला पॉइंट लिखिए, बड़ा लाचला दर्रा। देखिए बड़ा लाचला दर्रा मंडी से लेह को जोड़ता है। वाह, बड़ा लाचला दर्रा मंडी से लेह को जोड़ता है। बड़ा लाचला दर्रा मंडी से लेह को जोड़ता है। बड़ा लाचला दर्रा मंडी से लेह को जोड़ता है। अब आइए यहाँ बना लीजिए। ये दर्रा का फोटो है, इसका नाम क्या है? बड़ा लाचला दर्रा। इसका नाम क्या है? सिपकिला दर्रा। बना लीजिए। ये डायग्राम से थोड़ा दिखेगा, और क्या, लिखा हुआ चीज उतना देर तक याद नहीं रहता जितना देखा हुआ चीज, नहीं जी। जब हम कोई चीज को देख लेते हैं तो नहीं भूलते, लेकिन अगर सुना दिया कोई कहानी तो भूल सकते हैं। राम जी का कोई कहानी सुना दिया, अब उसका वीडियो दिखा दिया उनका, तो ज़्यादा देर तक कौन याद रहेगा वीडियो? अकबर हम पढ़ा रहे हैं, और अकबर का पूरा जितना भी उसके जीवन में घटना घटा, उसका एक डॉक्यूमेंट्री बना के आपको दिखा दें, तो ज़्यादा दिन तक कौन याद रहेगा? डॉक्यूमेंट्री नहीं जी। अगर सभी को, सभी ज्ञान के बात को अगर हम किस फॉर्म में डाल दें, एक फिल्म में डाल दें, और फिल्म के माध्यम से आपको दिखा दें, तो क्या होगा? वो ज़्यादा दिनों तक याद रहता है, क्योंकि आप वहाँ घूम रहे हैं। अब हिमालय पर्वत पर एकदम हरा भरा पौधे, वहाँ माउंट एवरेस्ट पे आपको लेके चले गए, है ना। वहीं बछंद्री पाल को बैठे हुए दिखा दिए। भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, उसका नाम क्या था? बछंद्री पाल। हम मिले उनसे एक बार। बछंद्री पाल भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, और पूरे विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं जुंको तेबई। जुंको तेबई विश्व की पहली महिला। महिला बोल रहा हूँ, पहला व्यक्ति नहीं बोल रहा हूँ। पहला व्यक्ति तो बोलेंगे तानजिंग और हिलेरी, है ना। हिलेरी और तानजिंग ये दोनों चढ़े थे। पुरुष की बात करें तो, महिला की बात करें पूरे दुनिया की पहली महिला तो कौन?
जुंको तेवई। अब भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी बछंद्री पाल, और बिहार की पहली लड़की जो बिहार में कोई भी लड़की माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ी है। सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली लड़की का नाम भारत की कुमारी संतोष यादव। कुमारी संतोष यादव जो हरियाणा की है। हरियाणा के संतोष यादव सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड भारत की तरफ से बनाई है महिला में। संतोष यादव नाम याद रखना है। और भारत की अभी कोई भी लड़की माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ी है। बिहार की कोई भी नहीं चढ़ी है। लेकिन बिहार की एक लड़की है, बता रहा था आपको उस दिन, वो चढ़ी है अफ्रीका के किलीमंजारो पीक पर। अफ्रीका की जो किलीमंजारो पीक है वो भी 4500 मीटर ऊंचा है। और एकांकागुआ जो 6000 मीटर के आसपास ऊंचा है, अब यहाँ है दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में एकांकागुआ। ये बिहार की पहली पर्वतारोही है लड़की, पहली पर्वतारोही गर्ल है जो कहाँ चढ़ी है? अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो, और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। मिताली प्रसाद, क्या नाम है उसका? मिताली प्रसाद, नालंदा जिले की रहने वाली है। मिताली प्रसाद नालंदा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। और परसों दिन उससे बात भी हो रहा था हमारा। मिताली प्रसाद का फ़ोन आया हुआ था मेरे पास, तो आधा घंटा करीब बात हुआ। तो एक्चुअली मेरे पास जब हम पढ़ाते थे तो वहाँ आई हुई थी वो, तो कुछ दिन ज्योग्राफी हमसे पढ़ी भी थी, क्योंकि अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गई है। तो ये डालिएगा, नेट पे आ जाएगा, नेट पे गूगल में डालिएगा, फर्स्ट वुमेन ऑफ या गर्ल्स ऑफ बिहार क्लाइंब ऑन किलीमंजारो एंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका एकांकागुआ। तो कौन है? मिताली प्रसाद। ठीक है, याद रखिए, अपने बिहार का भी तो जीके याद रखना पड़ेगा, है ना। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ पे चढ़ी है। ये बिहार स्पेशल में पूछा भी जा सकता है। एकांकागुआ और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो, इस दोनों पर उसने चढ़ी है। इसका नाम है मिताली प्रसाद और रहने वाली कहाँ की है? नालंदा की। चलिए, कभी मौका मिला तो बुलाया जाएगा यहाँ, है ना। नहीं, आप लोग को मोटिवेट तो होता है ना इंसान, खासकर गर्ल्स के लिए तो मोटिवेशन है ही वो, कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए। चलो, क्या है? चलिए, अब लिखे कौन सा है भाई? उत्तराखंड वाला लिखिए। उत्तराखंड, इसमें अलग अलग नहीं लिखना, एक ही साथ लिख दो। उत्तराखंड के सभी दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। ऑल पासेज ऑफ उत्तराखंड कनेक्ट्स फ्रॉम उत्तराखंड टू तिब्बत। उत्तराखंड के सभी दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। उत्तराखंड के सभी दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। उत्तराखंड के सभी दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। उत्तराखंड को के सभी दर्रे उत्तराखंड को किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से जोड़ते हैं। क्लियर है? अब लाइए सिक्किम में चले जाते हैं। जेलिपला दर्रा और नाथुला दर्रा, वहाँ दो ही दर्रा है ना सिक्किम में, जेलिपला और नाथुला। देखिए, जेलिपला दर्रा किसको जोड़ता है? लिखिए, बंगाल के कालिम्पोंग, बंगाल के कालिम्पोंग को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। लहासा, बंगाल के कालिम्पोंग को तिब्बत की राजधानी कालिम्पोंग, कालिम्पोंग को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। बंगाल के कालिम्पोंग को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। बंगाल के कालिम्पोंग को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। कौन? जेलिपला पास। जेलिपला दर्रा किसको जोड़ता है? बंगाल के कालिम्पोंग। बंगाल में एक जगह है दार्जिलिंग, आपने सुना है ना। बंगाल में जो उत्तरी हिस्सा है, बंगाल का जो उत्तरी हिस्सा है वो नेपाल को भी छूता है और सिक्किम को भी छूता है। पता है ना, बंगाल नेपाल को छूता है थोड़ा सा। अगर आप कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि भारत में नेपाल को कौन कौन से देश राज्य छूते हैं, तो उत्तराखंड छूता है, उत्तर प्रदेश छूता है, बिहार छूता है ना, बंगाल छूता है, सिक्किम भी छूता है, दिखाई दे रहा है। बंगाल को लोग काट देते हैं,
और 4 ही राज्य मार के चले आते हैं, गलत है, 5 राज्य। भारत के कितने राज्य नेपाल को छूते हैं? 5 राज्य। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। बंगाल को लोग काट लेते हैं, तो बंगाल का जो हिस्सा सिक्किम और नेपाल को छूता है उस हिस्से को गोरखालैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गोरखालैंड। बंगाल का जो हिस्सा सिक्किम को और नेपाल को छू रहा है, यानी उत्तरी हिस्सा, बंगाल का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है जो सिक्किम और नेपाल को छू रहा है, उसे क्या बोला जाता है? गोरखालैंड। गोरखालैंड किसका हिस्सा है? बंगाल का। अगर पूछा जाए गोरखालैंड किसका हिस्सा है? बंगाल का। वही जो गोरखालैंड में बोल रहा हूँ ना, उसी में कलिम्पोंग है, उसी में दार्जिलिंग है, और थोड़ा नीचे आइएगा तो उसी में सिलीगुड़ी है, जलपाईगुड़ी है, नाम सुना होगा। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, ये सब किसका हिस्सा है? बंगाल का। अब बंगाल में भी किसका? गोरखालैंड का। बंगाल में भी, यानी उत्तरी बंगाल को क्या बोला जाता है? गोरखालैंड। उत्तरी बंगाल को क्या बोलते हैं? गोरखालैंड। याद रखिएगा आप लोग। तो कलिम्पोंग को किससे जोड़ता है भैया? लहासा से जोड़ता है। अब लिखे नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है? पहले भी बता चुके हैं। नहीं जी, जब डोकलाम विवाद बता रहे थे तो याद है आप लोगों को कि सब मैंने यहाँ से पढ़ के जाती, सब स्वाहा हो जाता है, पढ़ के जाते हैं और स्वाहा, सब राख हो गया। रिवीजन करते हैं ना, रिवाइज चलता है कि नहीं चलता है? तो बीच बीच में उठा के पूछेंगे भी, किसी से भी सामूहिक रूप से पूछने में तो जवाब सब दे देता है, अगर व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो नहीं पता चलेगा कि याद है कि नहीं। बाकी जिंदाबाद तो पीछे सब कर ही देता है, जिसको नहीं याद वो भी जिंदाबाद। कभी देखिए बड़ा बड़ा नेता का जब सभा होता है ना, तो आज जिसको पता भी नहीं नेताजी क्यों आए हैं, वो भी जब नारा लगता है तो पीछे से जिंदाबाद कर देता है। लिखिए आगे नेक्स्ट। ऐसा नहीं होगा, पूछेंगे व्यक्तिगत रूप से, और जो नहीं बताएगा उसे दंड मिलेगा। क्या दंड होगा समय उस समय ही डिसाइड करेंगे, है ना। लिखिए क्या लिखा? नाथुला दर्रा गैंगटोक को चुंबी घाटी से जोड़ता है। नाथुला दर्रा गैंगटोक को चुंबी घाटी, चुंबी एक नदी का नाम है, बताया नहीं थे? सिक्किम और भूटान के बीच में एक नदी बहती है, चुंबी नदी। नाथुला दर्रा गैंगटोक को चुंबी घाटी से जोड़ता है। नाथुला दर्रा गैंगटोक को चुंबी घाटी से जोड़ता है। गैंगटोक को चुंबी घाटी से जोड़ता है। और बता दूं आपको कि ये जो नाथुला दर्रा है ना, प्राचीन काल में एक राजा था भारत का, कनिष्क, उसने बनवाया था सिल्क के व्यापार के लिए सिल्क रूट, तो इसी से गुजरती थी। नाथुला दर्रा से वो सिल्क रूट गुजरती थी, पुराना वाला। नया वाला सिल्क रूट तो चीन बनवा रहा है, नया वाला सिल्क रूट चीन बनवा रहा है, जिसका नाम था पहले OBR, अब नाम हो गया BRI। मतलब कि नया वाला जो सिल्क रूट है कौन बनवा रहा है? चीन। 1 बेल्ट 1 रोड उसका नाम था, अभी बनवा ही रहा है उसको चीन, पर उसका नाम बदल के चीन ने क्या कर दिया है? बेल्ट रोड इनिशिएटिव। पहले इसका नाम पूछा जाए कि नया सिल्क रूट जो चीन बनवा रहा है उसका नाम क्या रखा गया था? OBR, 1 बेल्ट 1 रोड। लेकिन बाद में उसका नाम बदल के क्या कर लिया गया? बेल्ट रोड इनिशिएटिव। बेल्ट रोड इनिशिएटिव। और अभी करंट में आपको बता दूं कि G20 नहीं सॉरी G8 की मीटिंग हुआ है ब्रिटेन में, कल करंट अफेयर में आया हुआ भी था। G8 की मीटिंग कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में। और G8 की मीटिंग में भी ये निर्णय लिया गया है, G8 की मीटिंग में भी ये निर्णय लिया गया कि हम भी यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक सड़क का निर्माण करेंगे, है ना। उस सड़क का नाम क्या होगा ये आप खोज के ले आइएगा, कल हम आपसे पूछेंगे, आज बता नहीं रहे हैं। आप इसी बहाने पूरा G8 पढ़ लीजिएगा। इस बार का G8 का मीटिंग इसी बहाने आप जाके आज पढ़ लीजिएगा। हमको कल नाम बताना है, सबसे पूछेंगे, जो नहीं बताएगा समझेंगे को नहीं पढ़ा। G8 की मीटिंग में इस बार क्या क्या निर्णय हुआ, जाके आप आज पूरा G8 इस बार की मीटिंग का पढ़ लीजिएगा। वैसे इसमें साथ साथ जब G8 पढ़ने जाइएगा तो साथ में भी पढ़ लीजिए G8 की स्थापना कब हुआ, उसमें कौन कौन मेंबर हैं, और इस बार मीटिंग कहाँ हुआ है तो पढ़ ही लेना है, उसमें क्या क्या निर्णय हुआ ये भी पढ़ लेना है, और अगली बार मीटिंग का कहाँ डिसाइड किया गया है ये भी पढ़ लेना है। अगर एक क्वेश्चन हम पूछेंगे कौन सा रोड है उनका, वो भी G8 वाले भी क्या बोल रहे हैं कि हम भी दुनिया के जोड़ने के लिए रोड बनाएंगे। ऐसा ही सब बोल दे तो पूरा दुनिया जुड़ जाएगा रोड से। सब अपना अपना टेंडर ले ले, सब लोग अपना अपना बोझ उठा ले तो दुनिया का बोझ कितना हल्का हो जाएगा। पर यहाँ दूसरे पर बोझ बन के बैठे हैं लोग। विवेकानंद 39 साल में मर गए, पूरे दुनिया में नाम कमा के। आज उन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। यहाँ 39 साल तक हम UPSC या BPSC कर रहे होते हैं, है ना जी। यानी कहने का मतलब ये है कि हमको काम करना है, जल्दी नहीं, कुछ बड़ा करना है। तो OBR मतलब 1 बेल्ट 1 रोड, इसी का नाम अब क्या हो गया? बेल्ट रोड
इनिशिएटिव, इसी को न्यू सिल्क रूट भी कहा जा रहा है। लेकिन कनिष्क के समय वाला जो सिल्क रूट था ना, वो कहाँ से गुजरता था? नाथुला दर्रा से। तो लिख लीजिए ओल्ड सिल्क रूट पासेस थ्रू नाथुला पास। इसको भी नोट कर लिए ना, ये चीन बनवा रहा है। लिखिए ओल्ड सिल्क रूट पासेस थ्रू नाथुला पास, प्राचीन रेशम मार्ग। कुछ दुनिया के बारे में जानकारी हो रहा है आप लोगों को कि दुनिया कैसे चल रही है? लिखिए पुराना रेशम मार्ग नाथुला दर्रा से गुजरती थी। हिंदी में लिख लो प्राचीन रेशम मार्ग या पुराना रेशम मार्ग नाथुला दर्रा से गुजरती थी। ओल्ड सिल्क रूट पासेस थ्रू या पास थ्रू नाथुला पास, प्राचीन रेशम मार्ग नाथुला दर्रा से होकर गुजरती थी। क्लियर है? अब आ जाइए अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 दर्रा बताया, 3 दर्रा। एक बताया बोमडीला, दूसरा बताया दीफू और तीसरा बताया सेला। तो बोमडीला और दीफू, सुनो, अरुणाचल प्रदेश में जो बोमडीला और दीफू है वो अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ते हैं, लेकिन जो सेला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। लीजिए बोमडीला एंड दीफू कनेक्ट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू चाइना। बोमडीला एंड दीफू पास, बोमडीला एंड दीफू लिखा हुआ तो बोमडीला एंड दीफू पास कनेक्ट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू चाइना। बोमडीला और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ते हैं। बोमडीला और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ते हैं। बोमडीला और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए सेला दर्रा, सेला पास कनेक्ट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार। सेला पास कनेक्ट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। सेला दर्रा एकदम इस कॉर्नर पे देख लो, सेला नहीं दीफू, दीफू दर्रा जो है ना एकदम अरुणाचल प्रदेश के इस कॉर्नर पे है। मतलब दीफू दर्रा जो है, ये दीफू दर्रा का फोटो बनाए हैं। दीफू दर्रा जो है उसकी बाउंड्री म्यांमार से भी लगता है, चीन से भी लगता है, इंडिया से भी लगता है। इधर चाइना है, इधर म्यांमार है, इधर इंडिया है। इंडिया म्यांमार और चीन के ट्राई जंक्शन पे है। दीफू दर्रा कहाँ है? इंडिया म्यांमार और चीन के एकदम जंक्शन पे है। तो लिख लीजिए दीफू पास सिचुएटेड ऑन ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया म्यांमार एंड चाइना। दीफू दर्रा भारत म्यांमार और चीन के ट्राई जंक्शन पर है। ट्राई जंक्शन को ऐसे लिख दीजिएगा हिंदी में ही। दीफू दर्रा, दीफू दर्रा भारत म्यांमार और चीन के ट्राई जंक्शन पर है। दीफू पास सिचुएटेड ऑन ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया म्यांमार एंड चाइना। दीफू पास सिचुएटेड ऑन ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया म्यांमार एंड चाइना। दीफू दर्रा भारत म्यांमार और चीन के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ट्राई जंक्शन पर स्थित है। और अगर आपकी इच्छा हो, आपके लिए जो बेहतर होगा चित्र बना लें। दीफू दर्रा का चित्र एक पूरा सा मैप बना करके, या यहाँ से भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उधर अगर इतना दूर भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चीन, दीफू दर्रा भारत चीन म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। वाह, पूरा सीट लेकर के आए हैं आप, गुड, ठीक है। लेकिन कब तक चलेगा? नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। नहीं तो खुद ही बनाना सीख लेंगे। क्या ही सब मल्लाह मतलब पार करने वाला, नदी पार करने वाले एजेंट को क्यों लेके चलेंगे? खुद ही हम पार हो जाएंगे तैर कर। तो भैया ये स्टेंसिल लेकर, इसको बोलते हैं स्टेंसिल, नहीं जी, क्या बोलते हैं इसको? स्टेंसिल बोला जाता है इसको। मैं कभी नहीं खरीदे, मैं देखा हूं दूसरों को खरीदे हुए। चलिए अब हम लोग आते हैं
मिडिल हिमालय पर, हो गया काम। अच्छा, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। अब पहले राजधानी क्या थी? रंगून। आज राजधानी क्या है? तेजी से बोल दो। नई पीटो। नहीं पीटो बोलते हैं ना, नई पीटो, नई पैटो, नई पैटो, नई पैटो। चलिए अब लिखिए मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय को ही लेसर हिमालय भी कहते हैं, और मिडिल हिमालय को ही हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। ज्यादा हो गया क्या? मिडिल हिमालय को ही, मध्य हिमालय को ही लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय, या हिमाचल हिमालय के चित्र बना के छोड़ देंगे, हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। देखो भाई, पूछा एक ही पहाड़ है, पहाड़ जैसे आपने सुना था ना कि ग्रेटर हिमालय को ही हिमाद्री हिमालय कहते हैं, वैसे पहाड़ एक ही है। लोग इस पहाड़ को मिडिल हिमालय भी बोलते हैं, उसी पहाड़ को लोग लेसर हिमालय भी बोलते हैं, और उसी को हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। अगर किसी किताब में ये दोनों नाम न लिख के ये लिखा है, इसका मतलब समझिए कि उसी पहाड़ के बारे में बात हो रही है। तो तीनों में से कोई भी नाम आपको बुक में मिल जाएगा, आप तीनों लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन न हो। तो मिडिल हिमालय को ही लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय को ही हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय। एक ही पर्वत के कितने नाम हैं जी? 3 नाम, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और हिमाचल हिमालय। पहले एक प्रोफाइल पिक्चर बना लूं। बनाइए। आपने ग्रेटर हिमालय जो देखा था ना, ग्रेटर हिमालय जो आपने देखा था, ये ग्रेटर हिमालय था, ठीक है। इसी के पैरेलल आ जाइए नीचे, यही मिडिल हिमालय है। ग्रेटर हिमालय के साथ ही बना लीजिएगा मिडिल हिमालय। ऊपर वाला जो बनाया ये ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय। ये जो नीचे बनाया ये कौन है? मिडिल हिमालय। ऊपर वाला GH, नीचे वाला MH, मिडिल हिमालय, GH MH। और नीचे और रहेगा तो SH हो जाएगा, GH MH SH। शिवालिक इसके जस्ट पैरेलल आओगे तो क्या मिलेगा? शिवालिक हिमालय, GH MH और SH। ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि जहाँ जहाँ ग्रेटर हिमालय वहाँ मिडिल हिमालय भी है, और कहीं कहीं ज़्यादा भी है। जैसे ग्रेटर हिमालय का विस्तार बंगाल में नहीं है, लेकिन मिडिल हिमालय बंगाल और सिक्किम दोनों के बाउंड्री पर है। यहाँ पर बंगाल भी आ जाएगा नीचे, बाकी सेम रहेगा। बना लिए इसको, प्रोफाइल पिक्चर को बना लिए। ऊपर में GH मतलब क्या? ग्रेटर हिमालय, MH मतलब ये भी लिख दिए ना। चलिए अब आ जाइए, इसी को आप बना लीजिए। जैसे ग्रेटर हिमालय को बड़ा सा पिक बनाया था आपने, इसको ही बना लीजिए। कहाँ कहाँ होगा बताओ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, और बोला हूँ कुछ? ऊपर में सिक्किम, नीचे में किसका बाउंड्री लग रहा है? पश्चिम बंगाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। बनाओ। ये कलर दिख रहा है ना? ये कलर दिख रहा है आप लोगों को? कोई बात नहीं, इसको हम बना देते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। और अब दिखेगा? अब सही है। अच्छा कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाले को भी दिखवा देते हैं, हमें चिंता है उनकी भी। और WB का मतलब वेस्ट बंगाल लिखिएगा। अब भूटान,
नोट कर लिया। इसकी भी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर, या कहीं कहीं 2400 भी लिखता है, 2500 किलोमीटर। इसकी जो एवरेज हाइट है वो है बहुत कम, बाकी लोगों से बहुत कम, 3800 मीटर से 4500 मीटर के बीच एवरेज हाइट। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, उसकी 6000 मीटर। अब इसका बहुत कम हो गया ना जी, ग्रेटर हिमालय से बहुत कम हो गया, लगभग आधा हो गया, तो ठंडी भी तो आधा हो जाएगा, तब यहाँ पर लोग घूमेंगे ना। अब तो सारा जो हिमालय में जितना नाम सुने हैं घूमने वाला, शिमला, सोलन, मंडी, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, चंबा, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, अनंतनाग, पहलगाम, चमोली, अल्मोड़ा, रानीखेत, ये सब इसी में है, ग्रेटर हिमालय में नहीं है। जितना नाम आपने सुना वो सब किसमें है, काहे। और रटने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि ठंड कम हो गया, तब यहाँ पर लोग घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, घूम सकते हैं, स्वास्थ्य को अपना ठीक कर सकते हैं। तो बनाइए इसको, इस फोटो को बनाइए, इसको लिखिए, एवरेज हाइट को लिख लिए। आपका होगा उधर, सबका हो गया इधर, चलो तो लिख लीजिए। ऑल हिल स्टेशन ऑफ हिमालय, थोड़ा दूर हट के, फोटो के आसपास लिखने के लिए मना किया हूं, कब लैंडस्लाइड हो जाए कोई नहीं जानता है। लिखो लिखो, क्या लिखे, हो गया तो सब दब जाएगा पहाड़ में। कभी भी जहां फोटो बनाइए, ये आंसर राइटिंग में बता रहा हूं भी, सुन लो। जब आप आंसर राइटिंग करोगे, जब कोई क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, वहां डायग्राम अगर बना रहे हो तो डायग्राम हमेशा उसके ऊपर 2-4 लाइन या 2-4 लाइन नीचे, उसमें गैप होना चाहिए। नहीं तो आप खुद ही ऐसा बच्चा का कॉपी आप चेक कीजिए जिसका डायग्राम बीचे में कहीं पे घुसेड़ा हुआ है और किनारे किनारे चेप के लिखा हुआ है, आप कॉपी पढ़ने मन लगेगा आपको? तो एग्जामिनर बेचारा बूढ़ा है, आप यूथ हैं तब वो कॉपी से चिढ़ गए, और बेचारा खुद 60 साल का पहले ही से है, तो वो उसको कैसा लगेगा? इसलिए कभी भी डायग्राम बनाइए तो लिखने का काम ऊपर नीचे 2-4 लाइन छोड़ के करें, तभी वो अच्छा लगता है। कॉपी सुंदर दिखता है तो हर एक प्रश्न में 2-3 नंबर आपका बढ़ जाता है। सब एक ही बराबर लिखा है, फिर भी आपका 2 नंबर ज्यादा मिलेगा, कॉपी आपका देखने में अच्छा लग रहा है। तो लिखिए, क्या लिखा आपने? ऑल हिल स्टेशन ऑफ हिमालय प्रेजेंट इन मिडिल हिमालय। हिमालय के सभी हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित हैं। हिमालय के सभी हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित हैं। हिमालय के सभी हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित हैं। ऑल हिल स्टेशन ऑफ हिमालय प्रेजेंट इन मिडिल हिमालय। देखिए, इट इज ऑल्सो मेड इन सीनोजोइक एरा। देखिए, इसका निर्माण भी सीनोजोइक युग में हुआ है। इट वाज ऑल्सो फॉर्म्ड इन सीनोजोइक एरा। इट वाज ऑल्सो फॉर्म्ड इन या मेड इन सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा, जैसे ग्रेटर हिमालय भी कब बना था? सीनोजोइक में। वैसे भी कब बना है? सीनोजोइक में। और इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस से नहीं हुआ है, इसका निर्माण बैसाल्ट और शिस्ट से हुआ है। इसका निर्माण बैसाल्ट चट्टान और शिस्ट चट्टान से हुआ है। देखिए, इट इज मेड बाय बैसाल्ट रॉक एंड शिस्ट रॉक। इसका निर्माण बैसाल्ट चट्टान और शिस्ट चट्टान से हुआ है। इट इज मेड बाय बैसाल्ट रॉक एंड शिस्ट रॉक। बैसाल्ट इग्नियस रॉक है, पता है ना आपको, लावा से बनने वाला चट्टान। इग्नियस रॉक किसको बोलते हैं? पढ़े होंगे ना, 3 तरह के चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक पढ़े होंगे। तो जो बैसाल्ट है वो इग्नियस रॉक है। इग्नियस मतलब आग, आग का मतलब लावा, लावा के जमने से कौन बना है? बैसाल्ट। और शिस्ट क्या है? बैसाल्ट का ही बदला हुआ रूप है। जब रूप बदल जाए चट्टान को तो उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। यानी शिस्ट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। बैसाल्ट क्या है? इग्नियस रॉक। अब बैसाल्ट ही किसमें बदलता है? शिस्ट में। ये क्वेश्चन कई बार आता है, कौन किसमें बदलता है, इससे भी प्रश्न आता है। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे रॉक चैप्टर एक अलग से, उसमें बताएंगे कौन किसमें बदलता है। तो बैसाल्ट और शिस्ट से पूरा पर्वत बना हुआ है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहां पर जिस तरह से आपने देखा था घास का मैदान, जॉस्कर रेंज में 2 प्रकार के घास मिलते थे ना, रुपसू और देवसाई। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी, मिडिल हिमालय में जम्मू कश्मीर में भी एक विशेष प्रकार का क्या मिलता है? कोई बात नहीं, मिडिल हिमालय में भी एक विशेष प्रकार का क्या मिलता है? घास मिलता है। एक विशेष प्रकार का घास मिलता है।
एक विशेष प्रकार का घास, घास जैसा होना चाहिए ना, ग्रीन कलर का। और उत्तराखंड में भी एक विशेष प्रकार का घास मिलता है, यानी वहाँ सिर्फ जौस्का रेंज में मिलता था, यहाँ जम्मू कश्मीर में भी मिल रहा है, वहाँ जम्मू कश्मीर में ही केवल मिलता था, या मिडिल हिमालय में जम्मू कश्मीर में ही मिल रहा है और उत्तराखंड में ही मिल रहा है। तो जम्मू कश्मीर में जो घास मिलता है उसका नाम है मर्ग घास, मर्ग ग्रास, मर्ग घास। मर्ग घास जम्मू कश्मीर में पूछा जाए, मिडिल हिमालय में जो घास मिलता है उसका नाम क्या है? मर्ग। आपने सुना होगा गुलमर्ग, नाम सुना है ना? ये इसी घास के अंदर गुलमर्ग है, इसी घास के अंदर गुलमर्ग है, इसी घास के अंदर सोनमर्ग है, इसी घास के अंदर टनमर्ग है। ये तीनों हिल स्टेशन है ग्रेटर हिमालय में, दूसरे मिडिल हिमालय में, जम्मू कश्मीर में 3 हिल स्टेशन का नाम मर्ग नाम से है, सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग। हम अलग से आपको हिल स्टेशन लिखवाएंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह श्रीनगर है, तो मर्ग में कितने हिल स्टेशन? 3। कौन कौन? गुलमर्ग, सोनमर्ग। गुलमर्ग का नाम तो सुना होगा आपने, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। ये जम्मू कश्मीर के क्या है? बोलो, हिल स्टेशन है। वैसे श्रीनगर भी है, वैसे अनंतनाग भी है, वैसे पहलगाम भी है, ये सब हिल स्टेशन के नाम है। क्लियर है? अब आइए, उत्तराखंड में जो घास है इसका दोनों तरफ सेम नाम है मर्ग, ऊपर में उत्तर में भी मर्ग, दक्षिण में भी मर्ग, इसका अलग अलग नाम है। उत्तराखंड में जो उत्तरी ढलान पे मिल रहा है उसका नाम है बुग्याल, बुग्याल घास, बुग्याल, बुग्याल घास। और इसका नाम है पयार घास, पयार घास। पूरा प लिखिएगा, आधा प मत लिख दीजिएगा, है ना? बोल, पूरा 3 अक्षर लिखना है। क्यों जी? क्या? पयार घास कहाँ मिलता है? कौन हिमालय में? बुग्याल घास कहाँ मिलता है? कौन से हिमालय में? अब मर्ग यानी मिडिल हिमालय में कितना घास? कौन कौन? मर्ग, बुग्याल और पयार। और ग्रेटर हिमालय में 1 घास, जौस्कर रेंज में कौन सा? 2 घास, रूपसू और देवसाई। चलिए, तो अब आज हम लोग इसको यहीं तक छोड़ते हैं, इस पहाड़ को आगे प्रोसीड हम अगली क्लास में करेंगे। कैसा लगा क्लास आज का आप लोगों को? समझ में आया? तो अब एक टेस्ट आप लोगों का होगा इतिहास का, हिस्ट्री का एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट पेपर को जो पढ़े हैं अभी तक वो लगा लीजिए टेस्ट पेपर आप लोग। हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए पेपर तैयार करके जो पढ़ाएं 20, 25, 50 क्वेश्चन का टेस्ट ले लें, ऐसी हमारी कोशिश होगी।